ये कहानी शुरू होती है शिंजुकू सिटी से, जहाँ एक लड़की जिसका नाम इसुमे है अपनी सबसे पसंदीदा किताब पढ़कर खत्म करती है। वो उस कहानी की तरह अपनी जिंदगी को भी रोमांटिक बनती हुई देखना चाहती है, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी बिल्कुल उल्टी और दुख भरी होती है। अंदर से टूटी हुई इसुमे अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला लेती है। वो एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर खड़ी होती है, जहाँ वो कूदने ही वाली होती है। तभी एक आदमी अचानक आता है और उसे रोकता है। उसका नाम एंडी है। एंडी उसे चेतावनी देता है कि वो बहुत खतरनाक जगह पर खड़ी है। इसुमे उससे कहती है कि वो दूर रहे, नहीं तो अगर उसने छू लिया तो एक लाइलाज बीमारी से इफेक्टेड हो जाएगा। लेकिन एंडी उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। तभी इसुमे का हाथ उसके पेट पे चला जाता है और वो चाकू से छिल जाता है। ये देखकर इसुमे घबरा जाती है, लेकिन एंडी मुस्कुराकर कहता है कि उसने कभी नहीं सुना कि छूने से कोई लाइलाज बीमारी हो जाती है। अचानक एंडी गिर जाता है और एक ट्रेन उसके ऊपर से गुजर जाती है। इसुमे को लगता है कि उसने उसे मार दिया और वो खुद को कोसने लगती है, लेकिन तभी उसका कटा हुआ हाथ फिर से हवा में उड़कर उसके पास आ जाता है और उसका शरीर खुद ब खुद फिर से जुड़ने लगता है। इस सब को देखकर इसुमे हैरान रह जाती है। एंडी कहता है कि वो खुद को खुशकिस्मत समझता है कि उसे इसुमे मिली, लेकिन इसुमे डर कर भागने लगती है। एंडी उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। वो बताता है कि वो अनडेड है, यानी वो कभी मर नहीं सकता। वो उससे उसकी ताकत के बारे में पूछना चाहता है, लेकिन पुलिस आती दिखती है, इसलिए वो खून का इस्तेमाल करके उड़ जाता है और उसे एक ऊंची बिल्डिंग पर ले जाता है। इसुमे वहां से कूदकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन एंडी उसे रोक लेता है और कहता है कि जब तक वो उसके सवालों का जवाब नहीं देगी वो उसे जाने नहीं देगा। इसुमे उसे चेतावनी देती है कि अगर वो उसे छुएगा तो उसकी ताकत एक्टिव हो जाएगी, लेकिन एंडी कहता है कि वो सिर्फ उसके कपड़ों को छू रखा है, शरीर नहीं। इसुमे डर जाती है और कहती है कि वो मरना चाहती है, लेकिन एंडी उसे बिल्डिंग से फेंकने की धमकी देता है, जिससे वो डर कर उसकी बात मान लेती है। इसुमे बताती है कि ये सब 10 साल पहले शुरू हुआ था, जब उसके माता पिता बिजनेस ट्रिप पर जाने वाले थे। उन्होंने उसे गले लगाया और फिर प्लेन में बैठ गए, लेकिन प्लेन उड़ान भरने से पहले ही अचानक ब्लास्ट हो गया और सभी लोग मारे गए। उसी दिन के बाद से इसुमे को समझ आया कि उसके अंदर एक अजीब शक्ति है, वो जिसे भी छूती है उसके साथ बुरा होता है। तब से वो खुद को कपड़ों में पूरी तरह ढक कर रखती है ताकि किसी और को नुकसान ना पहुंचे। एंडी अचानक उसे गले लगाता है ताकि उसकी शक्ति को टेस्ट कर सके। तभी ऊपर से एक क्रेट गिरता है और एंडी को कुचल देता है। इसुमे डर कर भागने लगती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो बिल्डिंग से गिर जाती है। वो जोर से रोने लगती है और कहती है कि वो मरना नहीं चाहती। एंडी अचानक उड़ता हुआ आता है और उसे बचा लेता है। एंडी कहता है कि वो उसे मरने नहीं देगा, क्योंकि उसे लगता है कि इसुमे की ताकत ही उसकी मौत की चाबी हो सकती है। वो दोनों वापस एंडी के ठिकाने पर जाते हैं। एंडी उससे कहता है कि वो अपने कपड़े उतारे ताकि वो उसकी ताकत को और अच्छे से समझ सके, लेकिन इसुमे डर कर भागने लगती है। भागते वक्त उसका टोपी एक कील में अटक जाता है और गिर जाती है, जिससे उसकी बहुत ही लंबे बाल दिखाई देने लगते हैं। इसुमे बताती है कि कभी किसी ने उसके बाल भी नहीं काटे, क्योंकि जो भी कोशिश करता वो मर जाता। एंडी तब उसे पकड़ता है और खुद ही उसके बाल काटता है। वो बताता है कि वो पहले हेयर स्टाइलिस्ट था, उसे पता है कि जब तक वो उसे छोड़ेगा नहीं उसकी ताकत एक्टिवेट नहीं होगी। फिर वो उसे शीशा दिखाता है और इसुमे को अपनी हेयर कट देखकर पहली बार खुशी होती है। एंडी बहुत एक्साइटेड होता है कि उसने 15 मिनट तक इसुमे को पकड़ा रखा और अब देखना चाहता है कि क्या होता है। तभी अचानक उसका सिर फट जाता है और कुछ आदमी वहाँ आ जाते हैं। वो एंडी का सर एक कैप्सूल में बंद कर देते हैं और इसुमे को हथकड़ियां पहनाते हैं। वो कहते हैं कि उनका काम ऐसे नेगेटिव्स को पकड़ना है, जैसे कि इसुमे। इसुमे को कुछ समझ में नहीं आता। उस ग्रुप का लीडर बताता है कि उन्होंने उसकी ताकत के बारे में सब पता है, इसलिए वो लोग खुद को कपड़े से बचा कर आए हैं। वो कहते हैं कि अब वो उसकी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, जिसे एंडी करने वाला था, लेकिन इसुमे गुस्से में आकर कहती है कि एंडी ऐसा इंसान नहीं है। लीडर उसे चेतावनी देता है कि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वो उसे मार देगा। शुरू में सबको लगता है कि दुश्मन का अचानक आना ओम की शक्ति की वजह से हुआ है, लेकिन बाद में साफ हो जाता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ओम ने उस आदमी को छुआ ही नहीं था। तभी इसुमे कहती है कि सब गलत सोच रहे हैं और अचानक एंडी बंदरों से आजाद हो जाता है। दुश्मन उसे मारने की तैयारी करते हैं और उनका लीडर कहता है कि एंडी कोई खास लड़ाकू नहीं है, लेकिन एंडी कहता है कि पहले वो बहुत अच्छा फाइटर था। वो बताता है कि उसके दिमाग में 100 साल से भी ज्यादा की यादें भरी हुई हैं, जिन्हें उसका दिमाग सहन नहीं कर पाता, इसलिए उसने अपने दिमाग पर एक तरह का कॉर्क लगा रखा है ताकि सब याद रहे। जब वो उसे खोल देता है तो उसकी सारी लड़ाई की स्किल वापस आ जाती है और वो दुश्मनों को हराने लगता है। एंडी कहता है कि दुश्मनों का आना बस एक संयोग था और बिजली का गिरना दरअसल इसुमे की शक्ति का असर था। इसके बाद वो फिर से कॉर्क लगा लेता है। फिर दुश्मनों का लीडर धमकी देता है कि अगर एंडी ने अपना सिर नहीं दिया तो वो इसुमे को मार देगा। एंडी खुद का सिर
काट कर उसे फेंक देता है, लेकिन तभी इसुमे खुद आजाद हो जाती है और एंडी को चूम लेती है। इससे उनकी बुरी किस्मत वाली शक्ति और बढ़ जाती है। लीडर को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एंडी बहुत खुश होता है। वो इसुमे से कहता है कि भाग जाओ और कुछ दुश्मनों को रोकता है। इसुमे इमारत से बाहर निकलती है और तभी एक विशाल मीटियोर गिरता है, जिससे जोरदार धमाका होता है और उसे दूर फेंक देती है। उसे लगता है कि एंडी मारा गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो मलबे से जिंदा बाहर निकल आता है। इसुमे बहुत खुश होती है। कुछ समय बाद एंडी इसुमे से कहता है कि वो उससे संबंध बनाए ताकि और बड़ी बदकिस्मती आए, लेकिन इसुमे मना कर देती है और बताते हैं कि जब उसने अपने नाना को मजबूरी में चूमा था, जिन्हें वो बहुत पसंद करती थी, तब से उन्हें हल्की चोट लगी थी। इसुमे कहती है कि जितना वो किसी को पसंद करती है उतना ही बुरा असर होता है। अगर एंडी जबरदस्ती करेगा तो वो उसे नफरत करने लगेगी और एंडी को वो मौत नहीं दे पाएगी जिसकी उसे चाहे। एंडी अपनी योजना बदलता है और कहता है कि जब तक इसुमे उससे प्यार नहीं करती वो उसे मरने नहीं देगा। वो एक वेपन वाले रूम में जाते हैं जहाँ एंडी इसुमे को भारी आर्मर पहनाता है ताकि वो दुश्मनों से बच सके। एंडी बताता है कि एक संगठन उसके पीछे पड़ा है, वो जल्दी दूसरी टीम भेजेंगे। वो बताता है कि वो और ओम नेगेटिव कहलाते हैं क्योंकि वो दुनिया के नियमों को तोड़ देते हैं। वो ये भी बताता है कि दुश्मनों के पास भी ऐसे ही नेगेटिव है। वो भागने के लिए बाइक पर बैठते हैं, लेकिन एंडी मानता है कि उनके पास कोई डेस्टिनेशन नहीं है। इसुमे को लगता है कि वो कपड़े जल जाएंगे, लेकिन एंडी कहता है कि वो उसे मरने नहीं देगा जब तक वो उससे प्यार नहीं कर ले। तभी आसमान में दरार पड़ती है और एंडी समझ जाता है कि ये वार्प गेट है। आसमान टूट जाता है और दुश्मन वॉइड उन पर हमला करता है। वॉइड की ताकत से इसुमे पीछे उड़ जाती है और देखती है कि एंडी कुचल गया। वो उसकी ओर भागती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो उल्टा भाग रही है और उसके पैर हिल नहीं रहे थे। तभी उसकी टक्कर एक आदमी शैन से होती है। शैन उसे पकड़ लेता है और वॉइड कहता है कि उसे मार डालो क्योंकि मिशन है इसुमे को खत्म करना और एंडी को पकड़ना। लेकिन शैन ऐसा नहीं करता और उल्टा उससे निजी सवाल पूछने लगता है। एंडी जल्दी से संभल कर वॉइड पर हमला करता है, लेकिन अचानक उसका शरीर रुक जाता है। वॉइड उसे मारता है और एंडी समझता है कि शायद वॉइड उसे रोक रहा है, लेकिन उसमें कहती है कि शायद शैन ने उसे रोका, कि वॉइड ने उसका शरीर पंगु कर दिया था और वो सिर्फ उसकी इच्छा को बैलेंस कर रहा था। एंडी को पता चलता है कि जब भी वॉइड उसे मारता है तो वो तुरंत हील कर सकता है। दोनों में जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बीच ओम सोचती है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन हमेशा उनका पीछा करते रहेंगे। शैन बताता है कि उस मीटियोर की वजह से अब वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बड़े टारगेट बन गए हैं और बहुत सारे नेगेटर उनके पीछे आएंगे। इसुमे को पता चलता है कि शैन और वॉइड भी नेगेटर है, तो वो पूछती है कि उन्हें क्यों नहीं पकड़ा गया। शैन बताता है कि एक ग्रुप है यूनियन जिसमें 10 नेगेटर है और उन्हें पीछा नहीं किया जाता, बस शर्त यह है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के मिशन पूरा करे। ये सुनकर इसुमे सोचने लगती है कि शायद उन्हें भी इस यूनियन में शामिल हो जाना चाहिए। जब इसुमे यूनियन में शामिल होने की बात करती है, लेकिन वॉइड कहता है कि यूनियन की सारी सीटें पहले से भरी हुई हैं। वो इसुमे पर हमला करने वाला होता है कि एंडी उसे बचा लेता है। एंडी कहता है कि यूनियन में जाना बुरा विचार नहीं है, अगर वो दो नेगेटर को हटाते हैं तो उनकी जगह मिल सकती है। वो इसुमे को भरोसा दिलाता है कि वो हमेशा उसे सुरक्षित रखेगा। इसुमे उसे छूती है और तुरंत भाग जाती है। कहती है कि अब उस पर बहुत बड़ी बदकिस्मती आने वाली है, लेकिन वो ये साफ करती है कि ये असली नहीं है कि वो उससे प्यार करती है, बल्कि इसलिए कि वो एंडी की मदद के लिए आभारी है। अचानक एक ट्रक एंडी से टकरा जाता है और जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। शैन और वॉइड वहाँ से निकल भागते हैं और एंडी उड़कर दूर चला जाता है। उड़ते समय एंडी सोचता है कि दुश्मनों की शक्ति कैसी है। उसे याद आता है कि वॉइड हर बार उसकी वार को रोक देता है, इसलिए एंडी मान लेता है कि वॉइड की शक्ति उसके हमले को अनवाइंडेबल बना देती है। लेकिन शैन की शक्ति अब भी मिस्ट्री बनी रहती है। तभी वहाँ बम फट जाता है और पूरी इमारत गिर जाती है। इसमें सोचती है कि क्या ये उसकी शक्ति का असर है, यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। वॉइड अपनी सूट की वजह से बच जाता है और मलबे से एंडी का हाथ बाहर दिखता है। वॉइड उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी एंडी अचानक सामने आ जाता है। वो बताता है कि उसके शरीर के कटे हुए हिस्से 30 सेकंड बाद गायब हो जाते हैं। एंडी अपनी उंगली काट कर वॉइड की ओर तानता है। वॉइड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एंडी अपनी उंगली दाग देता है और वो सीधे वॉइड के सर पर गिरती है, जिससे वो तुरंत हार जाता है। एंडी समझ जाता है कि वॉइड सिर्फ उसकी मांसपेशियों को रोक सकता था, लेकिन अपनी रीजनरेट होने वाली शक्ति से वो शरीर के हिस्से बिना हील किए बचा सकता है। शैन देखता है कि वॉइड हार चुका है। एंडी उस पर हमला करता है, लेकिन शैन आसानी से उसे रोक देता है। एंडी अंदाजा लगाता है कि उसकी शक्ति का संबंध पैर यानी वार रोकने से है। इसमें उसे तलवार देती है और वो शैन पर वार करने ही वाला होता है कि अचानक उसका शरीर रुक जाता है। शैन कहता है कि एंडी ने एक पल के लिए हिचकिचाया था। वो मजाक करता है कि शायद एंडी के दिल में इसुमे के लिए नरमी है। इसुमे उसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन वो चुप रह जाती है। शैन अपनी शक्ति का राज नहीं खोलता, लेकिन कहता है कि उसका असर उनके दिमाग पर होगा। वो ना तो भाग सकते हैं और ना ही उसे छू सकते हैं। फिर वो पूछता है कि वॉइड की जगह यूनियन में कौन आएगा। एंडी कहता है कि वो जगह इसुमे को मिलेगी। वो इसुमे से कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जिंदा रहेगा और उसे अपने प्यार में डालेगा ताकि इसुमे उसे सबसे बड़ी बदकिस्मती वाली मौत दे सके। शैन इसुमे को ले जाने वाला होता है कि इसुमे कहती है कि वो एंडी से प्यार करने वाली है।
और उसे अब इनाम देना चाहती है। लेकिन शेन हंसने लगता है और कहता है कि उसे दोनों अच्छे लगते हैं, इसलिए वो उन्हें एक मौका देगा। वो कहता है कि अगर वो यूनियन के एक सदस्य को हटा दे तो दोनों को एक सीट मिल सकती है। वो उन्हें बताता है कि एक यूनियन सदस्य रूस की एक झील पर जाएगा और उन्हें उसे ढूंढना है। उसकी पहचान एक लाल टाई और एक निशान एम्बलम से होगी। शेन कहता है कि रास्ते में उनके पीछे लोग लगेंगे, लेकिन वो उम्मीद करता है कि वो पास होंगे। इसके बाद वो उन्हें छोड़ देता है। इसो में हैरान होती है कि वो बचे कैसे। एंडी उसकी मदद करता है और कहता है कि वो उसे मजबूरी में नहीं चाहता। वो उसे अपनी प्लान बताता है। उसके पास एक नाव है जिसे वो रूस जाएंगे और वहाँ से हवाई जहाज पकड़कर उस नाम की जगह जाएंगे जहाँ एंडी के साथ ही उनकी मदद करेंगे। वहाँ वो दूसरी नेगेटिव को हराकर यूनियन में दूसरी खाली सीट पा सकते हैं और आखिरकार सुकून से जी सकते हैं। कहानी फिर 50 साल पहले जाती है, जब एंडी को एक आइस लोकेशन सुविधा में बंद दिखाया जाता है जहाँ एक छोटी लड़की उसे देख रही होती है। वर्तमान में वही लड़की सैटेलाइट पर बैठी एंडी की नाव को ट्रैक कर रही है। एंडी नाव पर सफर का मजा ले रहा होता है, लेकिन इसो में छुप जाती है क्योंकि उसे डर है कि वो पकड़े जाएंगे। एंडी उसे बाहर खींचता है और कहता है कि मजा लो। तभी उन पर हमला हो जाता है। इसुमे घबराती है, लेकिन एंडी कहता है कि उनके पास हमेशा इसुमे की शक्ति का सहारा है। इसुमे सोचती है कि उसकी शक्ति इतनी काम की नहीं है, लेकिन एंडी बताता है कि असली फर्क इस बात से पड़ता है कि वो उससे कैसे इस्तेमाल करती है। वो अपनी शक्ति का और भी उपयोग दिखाता है, जिससे इसुमे इफेक्टेड होती है और सोचने लगती है कि शायद ये शक्ति सिर्फ बदकिस्मती लाने के लिए नहीं है, बल्कि और भी काम आ सकती है। इसुमे सोचती है कि आप ये यूनियन में शामिल हो सकते हैं, लेकिन एंडी कहता है कि उन्हें उस आदमी के पीछे जाना होगा जिसके पास एम्बलम है। वो मानता है कि ये निशान यूनियन के 10 सदस्यों का प्रतीक है। एंडी बताता है कि उसने पहले 3 लोगों को देखा जिनके पास ऐसा एम्बलम था। पहला है उसकी अटूट तलवार बनाने वाला जिसे एंडी ने चुराया था। दूसरा एक वैज्ञानिक जिसके पास 50 साल पहले उस पर एक्सपेरिमेंट किए थे। और तीसरा है एक लड़की जिसका नाम है जिन, जो इनविजिबल दीवारें बना सकती है और वही थी जिसने सालों पहले एंडी को पकड़ लिया था। कहानी में पता चलता है कि जिन के दिल में एंडी के लिए भावनाएं हैं और वो उसे अपना पहला इकलौता प्यार मानती है। वो अपने सैटेलाइट से हमला करती है और एक ही पल में उनकी नाव को खत्म कर देती है। एंडी हैरान होता है कि किसने उन पर हमला किया। वो देखता है कि इसुमे बेहोश पड़ी है और मलबे में दबी है। एंडी अपना हाथ काट कर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और मलबे को हटाकर उसे बचाता है। जब वो पानी से ऊपर उठता है तो उसे एक आइडिया आता है। वो सतह पर पहुंचते हैं और इसुमे होश में आ जाती है। एंडी उससे कहता है कि हाथ ऊपर करो क्योंकि दुश्मन उन पर बंदूक ताने खड़ा है। इसुमे को हैरानी होती है कि वो सरेंडर क्यों कर रहे हैं, लेकिन एंडी कहता है कि वो बस समय खरीद रहा है और देखना चाहता है कि क्या वो उसकी शक्ति को काबू में ला सकते हैं। इसुमे कहती है कि ये नामुमकिन है, लेकिन एंडी का एक सिद्धांत है। वो बताता है कि जब तक उसकी बुरी किस्मत हमेशा किसी बराबरी के प्राइस वाली चीज से जुड़ी रही है, जैसे बाल कटवाना या उनका चुभना, जो उसके लिए बहुत मायने रखते हैं। जब आसपास कुछ वैसा नहीं होता तो उसकी शक्ति ने बिजली और मिट्टियोर खींच ली है। एंडी कहता है कि पानी के नीचे भी कुछ ऐसा ही है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसुमे देखती है कि उसके कपड़े सही जगह पर नहीं है। एंडी बताता है कि उसे CPR देने के लिए ऐसा करना पड़ा और उसने मुंह से सांस भी दी थी। इसमें कोई विश्वास नहीं होता और तभी अचानक बहुत बड़ा धमाका होता है जो उन्हें ऊपर उछाल देता है। वो दोनों दुश्मन का जेट छीन लेते हैं। एंडी पायलट को तुरंत मार देता है और वो जेट उड़ा ले जाता है। एंडी इसुमे से कहता है कि अगर वो बराबरी की कीमत वाली चीज ढूंढ ले और सही तरह का कॉन्टेक्ट बना ले तो उसकी शक्ति को बैलेंस कर सकते हैं। वो कहते हैं कि अब उसकी शक्ति उनका सबसे बड़ा हथियार है। उड़ते समय अचानक प्लेन सेल्फ डिस्ट्रॉय के लिए तैयार हो जाता है। एंडी जल्दी से सीट निकाल देता है और प्लेन फट जाता है। इसुमे सोचती है कि अब वो मारे जाएंगे, लेकिन एंडी अपने शरीर से जमीन पर गिरने का झटका कम कर देता है। वो दोनों आउटरेज नाम की जगह पर पहुंच जाते हैं। इसुमे वहाँ की खूबसूरत झील देखकर हैरान रह जाती है। एंडी उससे कहता है कि वो झील का मजे ले, जबकि वो अपने दोस्तों को ढूंढता है। वो कहता है कि इतने सारे सैलानियों के बीच यूनियन उन पर हमला नहीं करेगा। इसुमे सोचती है कि सिर्फ 4 दिन में उसकी जिंदगी कितनी बदल गई है। तभी कुछ लोग उससे बात करने आते हैं, लेकिन भाषा ना समझ पाने के कारण वो भाग जाती है। रास्ते में उसे एक लड़की दिखती है जो ड्राइंग कर रही होती है। वो लड़की जिन निकलती है। जिन उसे देखकर खुश होती है और कहती है कि उसे एक और जापानी मिली है। वो इसुमे को भी ड्राइंग बनाने के लिए कहती है। जिन उससे पूछती है कि उसे बदलती चीजें पसंद है या रुकी रुकी। इसुमे कहती है कि वो पक्के तौर पर नहीं जानती। जिन कहती है कि उसे रुकी रुकी चीजें ज्यादा पसंद है, जैसे कला, जिससे वो दुनिया को हमेशा एक जैसी रख सकती है। इसुमे अपनी पेंटिंग खत्म करती है जिसमें उसने तारों को बना दिया होता है। जिन हैरान होती है क्योंकि अंतरिक्ष में तो सिर्फ सूरज और चांद है, तारे ही नहीं है। इसुमे कहती है कि चांद अकेला लग रहा था, इसलिए उसने खुद को साथ ही दे दिए। वो सोचती कि पहले उसे लगता था कि वो कभी नहीं बदल सकती, लेकिन एंडी से मिलने के बाद उसे बदलाव की अहमियत समझ आई। जिन उसे भोली कहती है और अपनी टाई पहनकर अचानक आसमान में तैरने लगती है। एंडी लौटता है और तुरंत जिन पर हमला करता है, लेकिन वो आसानी से उसके वार को रोक देती है। इसुमे चौंक जाती है और समझ जाती है कि वो असली जिन है। एंडी बताता है कि हाँ, वही लड़की है
जिसने 50 साल पहले उसे पकड़ा था। वो कहता है कि उस समय जिन सिर्फ 16 साल की थी और अब वो 66 साल की होनी चाहिए। इसका मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के पास उम्र रोकने की कोई ताकत है। वो उसे चुप कर देती है और कहती है कि वो हमेशा 16 साल की रहेगी। एंडी पीछे हटता है और महसूस करता है कि उसकी आवाज पर कुछ इनविजिबल चीज लगी हुई थी। अब उसे जिन की शक्ति से निपटने का कोई तरीका ढूंढना होगा। जिन बताती है कि वो एंडी से प्यार करती है। 50 साल पहले उसे पकड़ने का आदेश मिला था, पर जब उसने उसे पकड़ लिया तो उसने महसूस किया कि यूनियन की सारी सीटें खाली नहीं थी, इसलिए एंडी को एक सेल में रखना पड़ा। फ्लैशबैक में हम एंडी को उसके सेल में देखते हैं और जिन उससे माफी मांगती है, लेकिन एंडी कहता है कि कोई बात नहीं, वो मर ही नहीं सकता और वो फिर से लड़ना चाहता है। ये मन ही मन कहकर कि अब वो हार नहीं मानेगा। प्रेजेंट में जिन कहती है कि एंडी की ठंडी चाल ने उसे उस पर फिदा कर दिया। एंडी बम फेंकता है जिससे बड़ा धमाका होता है, पर जिन जिंदा रहती है और उस पर चोटें भी आती हैं। वो खुश है कि वो मारा गया क्योंकि अब यूनियन में एक जगह खाली हो गई है। वो चाहती है कि एंडी उसे ले ले। एंडी एक फ्लैशबैक फेंकता है। जब जिन अंधेरी हो जाती है, एंडी उसके पास दौड़ता है और उसके बैरियर को पार करने की कोशिश करता है, पर वो टेक्निक से पीछे हट जाता है। एंडी अभी भी उसके पैटर्न और ताकत को समझने की कोशिश में है। ईसु में पूछती है कि उसके दोस्त कहाँ हैं, पर एंडी बताता है कि वो मर चुके हैं, इसलिए अब उन्हें अकेले जिन से निपटना होगा। उसे याद आता है कि जिन ने झील के पानी को कंट्रोल करके एक इनविजिबल दीवार बनाई थी। एंडी सोचता है कि उसकी ताकत शायद कठोर करने से जुड़ी है, पर उसे हैरानी होती है कि उसकी तलवार भी उस बैरियर को काट नहीं पाती। जिन हवा में ताकत इकट्ठा करती है और अपना हथियार फेंकती है जो एंडी के शरीर को बीच में से काट देता है। जिन जानती थी कि एंडी बच सकता था, पर उसने सोचा कि वो ईसुमे को बचाने के लिए ऐसा कर रहा है क्योंकि ईसुमे उसके लिए बोझ है। जिन ने एंडी के निचले हिस्से को रोक रखा था और कहती है कि अब उसे ईसुमे को छोड़ देना चाहिए, पर एंडी उसे मरने नहीं देगा। जिन उसके सिर लेने की तैयारी करती है, तभी एंडी कहता है कि उसने उसकी शक्ति का राज समझ लिया है। वो एक ग्रेनेड काट कर उसके सिर पर बांध देता है और अपना सिर हवा में छोड़ देता है। बीच में वो फटता है और उसका खून बारिश की तरह जमीन पे गिरता है। उस खून के साथ हवा में बने हाथ भी दिखते हैं जो असल में हवा को स्टेबल करके बने थे, और ये एंडी के सिद्धांत को सही साबित कर देता है। जिनकी शक्ति चीजों को बदलने से रोकती है। एंडी जानता था कि वो अकेले जिन को हरा नहीं सकता, इसलिए वो ईसुमे से मदद मांगता है। ईसुमे उसके सीने से छूती है और जिन गुस्से में कहती है कि ईसुमे ने शरीर से उसे बहकाया। जिन कहती है कि ईसुमे की खूबसूरती 20 साल में टूट जाएगी, पर उसकी शक्ति उसे हमेशा जमा रखेगी। एंडी इस बात पर शॉक होता है क्योंकि जिन कह रही है कि वो सेल्फ टारगेटर यानी अपनी ताकत खुद पर लगाती है, पर एंडी देखता है कि जिन सच में बूढ़ी हो रही है और सिर्फ मेकअप से यंग दिखती है। उसके साफ होते ही जिन असल में एक्सटर्नल टारगेटर है, उसकी ताकत ह्यूमन पर काम नहीं करती। ये बात जिन को चौंका देती है और वो गुस्से में उन पर हमला कर देती है। एंडी उड़कर दूर चला जाता है और सोचता है कि जिन की एक कमजोरी है, अगर वो कोई बड़ी कमजोरी का सोर्स ढूंढ ले तो उसे हराया जा सकता है। उसी वक्त कुछ उनके ऊपर गिरता है और वो क्रैश कर जाते हैं। ऊपर से लेजर आकर उन पर वार करती है। जिन बताते हैं कि वो झील में एक रहस्यमय जानवर की जांच कर रहे थे और वो उसी की स्कैनिंग कर रही थी। अब वो थक चुकी है और ईसुमे को मारना चाहती है। ऊपर एक यूएफओ आता है और जिन ईसुमे पर टूट पड़ती है ताकि उसे मार सके। एंडी हिम्मत से बचते हुए बोलता है कि वो ईसुमे को तब तक मरने नहीं देगा जब तक वो उसे वो मौत न दे दे जिसे वो चाहता है। वो पानी में खून देखता है और समझ जाता है कि जिन के पैर के नीचे बैरियर में एक छेद है जो उसके चलने की वजह से एंडी वहाँ तेजी से दौड़ता है और सही पल पर बुरी किस्मत चालू करने की प्लान बनाता है। वो जमीन को खून से ढक देता है ताकि उसकी नजर और संतुलन खराब हो जाए, ताकि वो उस छेद पर फिसल कर गिर पड़े। और उसी समय एंडी अपना हमला चलाए। जैसे ही जिन अपने बैरियर को हटाने के बारे में सोचती है, उसी समय एक तलवार उसकी बैरियर में घुस जाती है और उसकी कमजोर जगह सामने आ जाती है। ईसुमे उसका फायदा उठाता है और अपना सिर उसके अंदर डाल देता है जिससे उसकी बदकिस्मती एक्टिवेट हो जाती है। वो वहाँ जिन तक पहुँच जाता है। एंडी समझता है कि वो बैरियर के अंदर आ गया है, अब उसकी बदकिस्मती सीधा जिन तक पहुंच सकती है। तभी ऊपर से यूएफओ एक तेज लेजर छोड़ता है जो उसके रास्ते की हर चीज को खत्म कर देती है। ईसुमे किसी तरह एंडी तक पहुंचती है और एंडी जिन को मारने ही वाला होता है, लेकिन फिर रुक जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि जिन वैसे भी मरने वाली है। जिन मानती है कि उसने यूनियन के लिए बहुत बुरे काम किए, इस उम्मीद में कि दुनिया बदलेगी, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। मरने से पहले वो ईसुमे से कहती है कि उसकी पेंटिंग बहुत खूबसूरत थी। वो कहती है कि उसने कभी बदलाव के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब उसे समझ आया कि बदलाव कोई बुरी चीज नहीं है, उसका एंटी एजिंग खत्म होने वाला होता है। तो वो उनसे कहती है कि चले जाओ क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई उसका असली चेहरा देखे, लेकिन एंडी उसे गले लगा लेता है और कहता है कि वो अब भी खूबसूरत है। इससे जिन अपनी आखिरी घड़ियों में सुकून पा लेती है। बाद में ईसुमे और एंडी साथ बैठकर शराब पीते हैं और ईसुमे उसकी मौत पर रोती है।
एंडी सोचता है कि जिन हमेशा खुद को मारकर जिंदा रहने की कोशिश पर शक करती थी, वो इसुमे का धन्यवाद करता है कि उसने जिन को बचाने में उसकी मदद की। इसुमे कहती है कि वो यूनियन को बदलना चाहती है ताकि कोई और उसकी तरह प्रॉब्लम न झेले। एंडी मान जाता है। तभी अचानक एक वार्प गेट खुलता है और दोनों खींच लिए जाते हैं। वो नीचे गिरते हैं और समझते हैं कि वो यूनियन में पहुंच गए। एंडी तुरंत हमला करता है और मजाक में सबको मर जाओ कहता है, लेकिन उसका हमला आसानी से रोक दिया जाता है। वो अपनी सीटों पर आ गिरते हैं। तभी टाटानिया नाम की मेंबर एंडी पर हमला करती है क्योंकि उसे लगता है कि एंडी ने जिन को मारा, लेकिन बिली नाम का दूसरा मेंबर उसे रोकता है और याद दिलाता है कि यूनियन में आपस में लड़ाई मना है। और फिर टाटानिया गुस्से में रहती है, पर पहले सीट वाले ज्यूलियस उन्हें रोकने का आदेश देते हैं। एंडी अपनी तलवार इसुमे पर रख देता है और टाटानिया भी मजबूर होकर बिली पर हमला करती है। ज्यूल्स पूछते हैं कि क्या वो लड़ाई जारी रखना चाहते हैं, तो दोनों रुक जाते हैं और फिर मीटिंग शुरू होती है। ज्यूल्स एक किताब बुलाते हैं जिसका नाम एपोक्लिप्स है। किताब खुलती है और बताते हैं कि उनके पास 6 मिशन है। इनमें दूसरे नेक्टर्स को पकड़ना है और कुछ अजीब जीव जिन्हें यूमास कहा जाता है उन्हें खत्म करना है। इन मिशनों के साथ इनाम भी है, जैसे यूनियन में नई सीट जोड़ना, लेकिन उन्हें ये सब महीने के अंत तक पूरा करना होगा वरना सजा मिलेगी। जूलियस से एनसीओ नाम के मेंबर से एनालिसिस करने को कहती है। एनसीओ बताता है कि वो सिर्फ 3 मिशन पूरा कर पाएंगे, बाकी पर पनिश किया जाएगा। इसमें समझ नहीं पाती कि ये सब क्यों जरूरी है। तभी उसके पास बैठा लड़का टॉप समझाता है कि एपोक्लिप्स धरती पर मिला पहला आर्टिफैक्ट जो उन्हें बेवजह मुश्किल मिशनों को पूरा करने पर मजबूर करता है। इसमें सोचती है कि जब जिन पर अपनी पूरी कोशिश करके भी बदलाव नहीं ला सकी तो फिर ये सब क्यों करना। जूलियस बताते हैं कि अब तक धरती पर 98 नए नियम थोपे जा चुके हैं, जैसे भाषा, नस्ल, मौत और बीमारी। अगर वो दखल नहीं देंगे तो हर 3 महीने में नए नए पनिशमेंट आते रहेंगे, इसलिए उन्हें अपनी ताकत बढ़ानी होगी ताकि अंत में उस मेकर को मार सके जिसने धरती पर ये नए नियम बनाए। इसमें को ये सब अच्छा नहीं लगता, तो जूलियस कहते हैं कि अगर वो बदलाव चाहती है तो नंबर 1 बने, क्योंकि यूनियन का लीडर वही होता है जिसने सबसे ज्यादा उपलब्धियां हासिल की हो। इसमें सोचती है कि इसमें कितना समय लगेगा। तभी एंडी अचानक एपोक्लिप्स किताब को पकड़ लेता है और पूछता है कि सबसे मुश्किल मिशन कौन सा है। किताब उसके हाथ काट देती है, लेकिन जवाब देती है कि वो मिशन स्पाइल नाम के शख्स से जुड़ा है। एंडी तुरंत कहता है कि वो ये मिशन इसुमे और शैन के साथ करेगा। मिशन एक्सेप्ट हो जाता है और शैन हैरान होता है कि वो भी इसमें खींच लिया गया है। 21 तारीख को हम देखते हैं कि इसुमे को शैन की हेल्प पर मुई तैयार कर रही है। वो उम्मीद करती है कि इसुमे शैन का ख्याल रखेगी, क्योंकि मुई खुद मिशन पर नहीं जा सकती है, उसके पास एम्बलम नहीं है। वो मिशन के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी एंडी अचानक आ जाता है और किसी से टकरा कर मैग्मा विस्फोट कर देता है। उसके कपड़े फट जाते हैं, लेकिन वो बेपरवाह होकर कहता है कि अब मिशन पर चलना चाहिए। शैन एंडी को समझाता है कि उसे जो कपड़े पहनने को दिए गए हैं वो खास है। सूट बहुत मजबूत है और उसकी टाई से वो हर पब्लिक सर्विस का इस्तेमाल कर सकता है, साथ ही किसी भी भाषा को समझ सकता है। साथ ही मिशन में भाग लेने के लिए एम्बलम होना जरूरी है, लेकिन एंडी को उसकी परवाह नहीं है। वो कहता है कि वो इसुमे के साथ डेट पर जाना चाहता है, लेकिन वो शैन से अलग हो जाएगा। तभी अचानक अलार्म बजता है और सबको पता चलता है कि एक यूमा कंटेनमेंट से भाग गया है। उसकी पहचान क्लोथ्स के रूप में होती है। इसी जीव की शक्ति ये है कि ये किसी इंसान से चिपक कर उसकी सबसे चाहिए हुई पोशाक में बदल सकता है और उसके शरीर पर कब्जा कर लेता है। एंडी को कोई मारता है, लेकिन वो उस आदमी को पकड़कर बेहोश कर देता है। मूवी बताती है कि अगर होस्ट हिलने डुलने की क्षमता खो दे तो क्लोथ्स किसी और शरीर पर कब्जा कर लेगा। थोड़ी देर में क्लोथ्स मूवी पर कब्जा कर लेता है। एंडी नोटिस करता है कि उसका रूप तो वही है, लेकिन अब उसके पास एम्बलम आ गया है। मूवी हमला करती है और एंडी शैन से कहता है कि वो अपनी ताकत से उसे रोके, लेकिन शैन कहता है कि उसकी शक्ति क्लोथ्स पर काम नहीं करती। इस समय मूवी को पकड़ लेती है, जिससे उसकी क्षमता लिमिट हो जाती है और मूवी एक ईंट लगने से बेहोश हो जाती है। क्लोथ्स फिर इसुमे को निशाना बनाता है, लेकिन एंडी समय पर बचा लेता है। अब क्लोथ्स एंडी पर चिपक जाता है। इसुमे को अजीब लगता है कि क्लोथ्स एंडी पर कब्जा करके भी कपड़ों में नहीं बदल रहा है। क्लोथ्स एंडी पर गुस्सा करता है क्योंकि एंडी हमेशा ऐसे कपड़े चाहता है जो तुरंत फिर से बन जाए और उड़कर उसके पास आ जाए। एंडी इसे बेकार कहता है तो क्लोथ्स उसे निगलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एंडी गलती से लेजर से टकरा जाता है। एंड माफी मांगता है कि यहाँ एक आर्टिफैक्ट की गड़बड़ी थी, लेकिन अब सबको दिखता है कि एंडी ने क्लोथ को काबू कर लिया है और उसका नाम रखता है क्लोथिंग। इस पकड़ से एंडी को नंबर मिलते हैं और वो 9वें स्थान पर पहुंच जाता है। इसी बीच निको को न्यूयॉर्क की रिपोर्ट मिलती है कि वहाँ एक यूमा देखा गया है। सबको लगता है कि ये स्पॉइल होगा। एंडी ये सुनकर और भी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि वो अमेरिका जाकर बर्गर खाएगा। हम देखते हैं कि एंडी और इसुमे एक ट्रक में अमेरिका की ओर जाते हैं। इसुमे एक दस्तावेज पढ़ती है जिसमें लिखा है कि सड़ा हुआ शव न्यूयॉर्क सिटी में देखा गया है। उसका मिशन है लॉन्गिंग नाम के शहर में जाकर स्पॉइल को पकड़ना। शैन बताता है कि वहाँ ज़ोंबियों की एक पूरी फौज है। वो कहता है कि चेकर की एक टीम वहाँ गई थी, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा।
हालांकि उन्होंने एक वॉइस मैसेज भी भेजा था। शेन मैसेज चलाते हैं और सब सुनते हैं कि चेकर डर रहे थे क्योंकि उनके शरीर बदल रहे थे और वो ज़ॉम्बी बन रहे थे। वो लड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन सब खत्म हो जाते हैं। शेन एंडी को चेतावनी देता है कि स्पॉइल से लड़ना मुश्किल होगा और उसे पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, लेकिन एंडी बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। शाम को शेन इसुमे से बात करता है। वो कहता है कि एंडी और वो दोनों मिलकर स्पॉइल का सामना करेंगे, लेकिन इसुमे बता दिया कि वो भी मदद करना चाहती है क्योंकि उसे इनाम में अनरैप नाम के नेगेटर का पता मिलेगा। उसे लगता है कि शायद अनरैप ही एंडी को वो मौत दे सके जो वो चाहता है। वो सोचती है कि एंडी ने शेन को मजबूरी में मिशन पर लाया, लेकिन शेन कहता है कि उसके पीछे एक कारण है। मिशन बहुत मुश्किल है और वो एंडी का एक नया रूप देखना चाहता है। अगले ही दिन वो अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। शहर एक ऊंची दीवार से घिरा हुआ है। एंडी रॉकेट लॉन्चर निकाल कर दीवार तोड़ देता है। दीवार टूटते ही ज़ॉम्बियों का झुंड सामने आ जाता है। एंडी सोचता है कि शायद इन्हें बचाया जा सकता है, लेकिन शेन कहता है कि यह असंभव है क्योंकि उनके शरीर पहले ही बदल चुके हैं। एंडी अब पूरी ताकत लगाने का फैसला करता है। वो ट्रक को तेजी से चलाता है और ज़ॉम्बियों को कुचलता हुआ दीवार तोड़कर अंदर घुसता है। वो कूदकर बाहर आता है और ज़ॉम्बियों से कहता है कि अगर वो उसे समझ सकते हैं तो झुक जाए क्योंकि वो उनसे बात करना चाहता है। लेकिन जब कोई रुकता नहीं तो वो उनकी गर्दन काट कर मारना शुरू कर देता है। तभी उसे एहसास होता है कि उनमें से एक लड़की उसकी बात समझ गई थी। वो सोचता है कि इसे ऑयल को ढूंढने में इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन शेन कहता है कि ये लापरवाही है क्योंकि यूमा नेगेटर्स से अलग होते हैं। शेन बताता है कि यूमा असल में नियम ही होते हैं, जबकि नेगेटर्स को अपनी शक्ति इस्तेमाल करने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती है। यूमास का नियम यह है कि वो अपने इलाके में आने वाले किसी भी इंसान का असर डला सकते हैं। क्लियो एंडी से कहता है कि उसके पेट पर कुछ लिखा हुआ है और तब एंडी को एहसास होता है कि वो एक टाइमर है। शेन और इसुमे अपनी बॉडी पर टाइमर नहीं देखते तो शेन सोचता है कि एंडी स्पाइल के इलाके में घुस गया है। इसुमे घबरा जाती है, लेकिन एंडी शांत रहता है और कहता है कि वो इंतजार करेगा जब तक टाइमर खत्म नहीं हो जाता क्योंकि उसे लगता है ये उसे नहीं मार पाएगा। जैसे ही टाइम खत्म होता है एंडी का शरीर सड़ने लगता है, लेकिन उसका शरीर लड़ाई करता है और वो आधा ज़ॉम्बी बन जाता है। अब वो उस लड़की की बात समझ पाता है। वो अपनी शक्तियों से कहता है कि वो उस लड़की से शादी करेगा क्योंकि शादी के बाद वो स्पॉइल की लोकेशन बताएगी। एंडी उसके साथ चला जाता है। उधर इसुमे एक लड़की को देखती है जो उसे देख कर छिप जाता है। वो उसके पीछे दौड़कर एक अंडरग्राउंड सुरंग में जाती है, लेकिन शेन उसे रोकता है और कहता है कि वो लापरवाह हो रही है और अगर आगे बढ़ी तो स्पॉइल के इलाके में चली जाएगी। अचानक वो बच्चों के एक ग्रुप में आता है जिनके शरीर पर टाइमर लगे होते हैं, लेकिन उनके टाइमर में ज्यादा नंबर दिखाई देते हैं। उनका लीडर सोचता है कि शेन और इसुमे उन्हें मारने आए हैं क्योंकि वो ज़ॉम्बी बनने वाले हैं। इसुमे उनकी तरफ बढ़ती है तो उसके शरीर पर भी टाइमर दिखने लगता है। शेन समझ जाता है कि वो उसे अकेले नहीं छोड़ सकता और उनके साथ जुड़ने का फैसला करता है। इधर एंडी और ज़ॉम्बी लड़की की शादी की तैयारी कर रही होती है। लड़की शादी का जोड़ा पहनती है और एंडी से कहती है कि उसने उसका सपना पूरा कर दिया क्योंकि वो हमेशा से वेडिंग ड्रेस पहनना चाहती थी। वो एंडी से कहती है कि उन ज़ॉम्बियों को मुक्ति दे और एक मूर्ति की तरफ इशारा करती है। एंडी को याद आता है कि उसका आदेश स्पॉइल को पकड़ना है, लेकिन वो लड़की के इच्छा पूरा करने के लिए मूर्ति पर हमला करता है। मूर्ति जिंदा हो जाती है और स्पॉइल जाग उठता है। एंडी रबल से निकलता है और देखता है कि ज़ॉम्बी उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो घड़ी की घंटी बजाते हुए कहता है कि सब आवाज का पीछा करे और ज़ॉम्बी स्पॉइल पर टूट पड़ते हैं। उधर इसुमे बच्चों से बात करती है और लीडर अपना नाम केन बताता है। वो कहता है कि वो सबसे बड़ा है इसलिए सबकी जिम्मेदारी उसकी है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि शहर में एक काला गोला आया और उसने सबको ज़ॉम्बी बना दिया है। बच्चों की टीचर ने उन्हें बचाकर सुरंग में भेज दिया और कहा कि सपने देखने से वो स्पॉइल नहीं बनेंगे। वापस प्रेजेंट में कैनिक लड़की को उसका सपना याद दिलाता है जिससे उसका टाइमर बढ़ जाता है। इसी समय ऊपर से शोर सुनाई देता है और वो देखते हैं कि एंडी स्पॉइल से लड़ रहा है। शेन कहता है कि ज़ॉम्बी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन एंडी उन्हें लड़ने का मौका दे रहा। बच्चे अपनी टीचर को पहचानते हैं जो अब ज़ॉम्बी दुल्हन बनी हुई है। ज़ॉम्बी स्पॉइल पर हमला करते हैं, लेकिन एक साइन बोर्ड गिरकर उसे काट देता है। एंडी समझ जाता है कि ज़ॉम्बी बच नहीं सकते। वो इसुमे से कहता है कि वो सबको बम में बदल दे। इसुमे पहले मना करती है, लेकिन टीचर उसे गले लगा लेती है और कहती है कि वो मरने के लिए तैयार है। टीचर स्पॉइल पर हमला करती है और इमारत में धमाका होता है, लेकिन स्पॉइल बच जाता है। फिर ज़ॉम्बी बम बनकर स्पॉइल पर टूट पड़ते हैं, लेकिन वो उन्हें निकल जाता है और अपनी दूसरी शक्ल में बदल जाता है। उसकी लेजर एंडी के हाथ पर लगती है और एंडी उसे काट देता है। शेन समझता है कि उसकी ताकत से शरीर सड़ जाता है, लेकिन जब उसने इसुमे से बात की तो कुछ नहीं हुआ। इससे शेन को अंदाजा होता है कि उसका शरीर तभी कमजोर है। जब वो सिर बाहर निकालता है, शेन अपनी ताकत से स्पॉइल को मारता है क्योंकि उसका पावर सामने वाले की हरकत उल्टा देता है। इसुमे कहती है कि वो इंसान अपना शरीर इसलिए चाहते हैं ताकि अपने सपनों का पीछा कर सके। उसका टाइमर रीसेट हो जाता है और स्पॉइल चौंक जाता है। शेन अपने डंडे से स्पॉइल को मारता है और कहता है कि उसने उसकी कमजोरी जान ली है और कहता है एंडी सोचता है कि सड़न को रोकने के लिए नमी हटानी होगी और कहता है कि उन्हें स्पॉइल को स्पेस में ले जाना चाहिए जहाँ नमी नहीं होती। शेन कहता है कि वो उसे ऊपर तक ले जा सकता है, लेकिन एंडी को उसका असर सहना होगा। एंडी तैयार हो जाता है, लेकिन कहता है कि
उसकी कुछ शर्त होंगी। शेन एंडी पर भरोसा करता है और अपना डंडा उसे दरार में फेंक देता है, जहाँ एंडी उसे पकड़ लेता है। एंडी उसे बढ़ाने का आदेश देता है, जिससे स्पॉइल हवा में उड़ जाता है। इसी दौरान एंडी अपना यादें खोल देता है और वो शेन के साथ धरती के एनवायरनमेंट से बाहर निकल जाता है। इसुमे को चिंता होती है क्योंकि उसे याद आता है कि अगर एंडी ने अपनी यादें खोल दी तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। शेन उसे बताता है कि वो वहाँ उस इंसान से मिलने वाली है जिसने अनगिनत फाइट्स जीती हैं। स्पॉइल बताता है कि वो बिना नमी के भी ऊर्जा किरण चला सकता है। वो एंडी के सिर पर हमला करता है, लेकिन एंडी तुरंत ही खुद को फिर से बना लेता है और उसकी शक्ल बदल जाती है। वो स्पॉइल से कहता है कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो अपनी उंगलियां चलाता है जो अलग होकर कई रूप बना लेती हैं और स्पॉइल के शरीर को चीर देती है। एंडी उसका कोर निकाल लेता है और उसे जमीन पर गिरने देता है। वो कहता है कि अब मजा शुरू होगा। नीचे शेन बच्चों से कहता है कि वो जगह छोड़ दे क्योंकि अब उनकी मदद आने वाली है। स्पॉइल का कोर जमीन पे गिरता है और एंडी का शरीर उसके हाथ से फिर बन जाता है। शेन इसुमे से कहता है कि पीछे हट जा और इसुमे को आदेश देता है कि वो कोर ले ले। एंडी अपने आप से लड़ता है और कहता है कि उसकी जिंदगी बेकार जा रही है और वो मर नहीं सकता। वो इसुमे पर गुस्सा निकालता है और उसे दोष देने लगता है, लेकिन शेन उसके रास्ते में आकर उसे रोकता है। वो उसे विक्टर कहकर पुकारता है, लेकिन विक्टर कहता है कि वो सिर्फ इंसान है और शेन पर हमला कर देता है। शेन की ताकत विक्टर पर काम नहीं करती। विक्टर बहुत ताकतवर हो जाता है और अपनी उंगलियां चलाकर शेन को दूर फेंक देता है। इसुमे अपनी ताकत इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन असर नहीं होता। शेन मुई को संदेश भेजने का आदेश देता है। विक्टर इसुमे को बेवकूफ कहता है और धमकी देता है कि वो उसे मार देगा, लेकिन उसे में एंडी को पुकारती है और उसे लौट आने की विनती करती है। शेन मान लेता है कि वो विक्टर को नहीं हरा सकता, लेकिन उसे याद आता है कि उसने एंडी से वादा किया था कि वो इसुमे की रक्षा करेगा। वो विक्टर को पीछे धकेलता है और सोचता है कि उसका दूसरा वादा था विक्टर को हराना, लेकिन वो अकेले ये नहीं कर सकता। तभी एक होटल खुलता है और यूनियन के बाकी सदस्य आ जाते हैं। विक्टर उन पर हमला करता है, लेकिन वो उसके वार रोक देते हैं। निको विक्टर को काट देता है और बताता है कि उसके घाव जल चुके हैं, इसलिए वो जल्दी ठीक नहीं होगा। लेकिन विक्टर देखता है कि वो चुन सकता है कि कहां से खुद को फिर से बनाए और वो अपनी उंगलियां चलाकर खुद को वापस जोड़ लेता है। वो यूनियन को चेतावनी देता है कि बीच में ना पड़े, लेकिन वो तैयार रहते हैं। जूलियस उसके सामने आता है और दोनों लड़ते हैं। जूलियस उसे काटता है, लेकिन विक्टर उड़कर अपने पंजों वाले रूप बना लेता है और हमला करता है। तभी टॉप उन्हें बचा लेता है और सब लगभग निकलते हैं। इसुमे को अजीब लगता है कि टॉप अब भी भाग रहा है। वो पूछती है कि एंडी को कैसा रोका जाए, लेकिन टॉप को नहीं पता। इसुमे कहता है कि उसे एंडी के पास ले जाओ, लेकिन टॉप चेतावनी देता है कि वो पहले वाला नहीं है। फिर भी इसुमे जिद करती है। शेन उसे एक बंदूक और एंडी की सील देता है। टॉप पहले उसे रोकना चाहता था, लेकिन फिर मान जाता। उधर यूनियन के बाकी सदस्य विक्टर से लड़ते रहते हैं, लेकिन वो बार बार खुद को ठीक कर लेते हैं। इसुमे समझ जाती है कि असली एंडी उसी कॉपी में है जो जुलूस से लड़ रही है, क्योंकि क्लोई उससे जुड़ी है। टॉप को यकीन नहीं होता, लेकिन इसुमे कहती है कि उसे उसकी तरफ फेंक दो। जुलूस और विक्टर लड़ रहे होते हैं और तभी इसुमे विक्टर से चिपक जाती है और उसे गले लगा लेती है। सब हैरान रह जाते हैं और विक्टर के सारे पंजे टूट जाते हैं। इसुमे इंतजार करती है कि उसकी बदकिस्मती असर करे ताकि वो सील लगा सके, लेकिन उसे नहीं पता कि कितना वक्त लगेगा, क्योंकि उसने कभी ऐसे किसी से लिपट कर ये कोशिश नहीं की थी जिससे वो नफरत करती हो। जुलूस कहता है कि उसकी बदकिस्मती तब काम करेगी अगर असली एंडी लौट आए। इसुमे कहती है कि उन्हें एंडी को वापस लाना होगा, चाहे एक पल के लिए ही क्यों ना हो। विक्टर मना करता है और हमला करने के लिए उंगलियां चलाता है, लेकिन यूनियन के सदस्य उसे रोक लेते हैं। इसुमे उसकी चिंता करती है, लेकिन वो कहता है कि वो सिर्फ एंडी को जगाने पर ध्यान दे। वो एंडी को पुकारती है और उससे लौटने की भीख मांगती है। तभी विक्टर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन टॉप उसे रोक देता है। इसुमे सोचती है कि एंडी को कैसे जगाया जाए। उसे उनकी सारी पुरानी बातें याद आती हैं और ये भी कि पिछली बार मिलने पर उसने उसे कैसे बचाया था। वो अपनी बंदूक निकालकर उसके सिर पर बने निशान पर गोली चलाती है। उसे एहसास होता है कि उसके किसी भी पंजे पर ये निशान नहीं है और असली एंडी इसी जगह बंद है। वो उसका नाम पुकारती है और उससे कहती है कि वो उसकी ओर हाथ बढ़ाए। तभी एंडी थोड़ी देर के लिए लौट आता है और मौका पाकर इसुमे को चूम लेता है। इससे उसके सारी कॉपियां नष्ट हो जाती है। वो इसुमे से कहता है कि अगली बार से सब कुछ जारी रखेंगे। ये सुनकर इसुमे शर्मिंदा हो जाती है। वो बाकी सबको चेतावनी देती है कि उसकी बदकिस्मती आने वाली है। सभी पीछे हटने लगते हैं, लेकिन विक्टर फिर से अपने शरीर पर कंट्रोल पा लेता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी शेन सामने आता है और अपनी ताकत से उसे रोक देता है। विक्टर हार मान लेता है। तभी जबरदस्त धमाका होता है जिससे एक बड़ी सुनामी उठती है, लेकिन लीको अपनी ताकत से सबको बचा लेता है। शहर पूरी तरह तबाह हो जाता है, लेकिन इसुमे नीचे भागती है एंडी को ढूंढने के लिए। वो उसे पाती है और उसके सील से उसे रोक देती है। तभी पानी वापस अंदर आने लगता है। जब इसुमे होश में आती है तो एंडी उसे पुकारती है, लेकिन वो उसके पास ही होता है। इसुमे गुस्से
इसोमे उससे कहती है कि अगर उसकी योजना नाकाम हो जाती है तो वो हमेशा के लिए अकेली रह जाती है। एंडी माफी मांगता है और उसका सिर सहलाता है। वो बताता है कि जब वो अंधेरे में फंसा था तो उसकी सिर्फ आवाज ही सुनाई दे रही थी। वो उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे बचाया। इसोमे ये सुनकर खुश हो जाती है और एंडी अकड़कर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती उसे फिर मार देती है। जिसके बाद यूनियन की मीटिंग होती है। इसोमे देर से पहुंचती है और माफी मांगती है, जबकि शेन खुश होता है कि दोनों सेफ है। इसोमे सोचती है कि एंडी गलत जगह बैठा है, लेकिन एंडी याद दिलाता है कि कपड़ों वाले मामले के बाद वो रैंक 9 पर पहुंच गया था। मीटिंग आगे बढ़ती है और एपोकलिप्स उनके किए गए क्वेस्ट के नतीजे बताने लगता है। पहला क्वेस्ट पूरा था क्योंकि यूनियन ने बन को पकड़ लिया था और इनाम के तौर पर उन्हें 11वीं सीट मिलती है। दूसरा क्वेस्ट भी सफल होता है क्योंकि उन्हें ईट को पकड़ लिया गया था और इनाम में एपोकलिप्स ने अनबन नाम के नेगेटर की लोकेशन बताई। तीसरा क्वेस्ट निको ने पूरा किया था, इसलिए एपोकलिप्स पूरी दुनिया की भाषाओं को जोड़ देता है। अब हर कोई इंग्लिश बोल और समझ सकता है। साधारण लोग की याददाश्त भी बदल जाती है। शैन इसे जांचने के लिए मुई से चीनी भाषा में बात करता है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाती। इसका मतलब था कि नियम लागू हो गए हैं। चौथा क्वेस्ट भी सफल होता है और इनाम में रेबिलियन नाम का आर्टिफैक्ट है, ये जानकारी मिलती है। पांचवा क्वेस्ट एंडी को इसुमे ने पूरा किया था जब उन्होंने स्पाइल को पकड़ा। इनाम के तौर पर एपोकलिप्स उन्हें रिप की लोकेशन बताता है जिसके पास एंड्रैप की ताकत है। इसुमे बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि एंडी को आखिरकार असली मौत मिल सकती है, लेकिन एंडी उतना उत्साहित नहीं होता। छठा क्वेस्ट असफल हो जाता है और वो ये था अनसीन नाम के नेगेटर को पकड़ना। एंडी सोचता है कि उसे रिप ने पकड़ लिया होगा क्योंकि जो लोग उसे ढूंढने गए थे वो बस खून बहाकर मर गए। ये सच भी निकलता है क्योंकि रिप ने असीन को पकड़ लिया था और उसके पेट में एक मैकेनिकल टूल लगा दिया था ताकि वो भाग न सके। रिप उसे अपने ग्रुप में शामिल होने का इन्विटेशन देता है और कहता है कि अगर वो मान जाए तो उसकी शक्ति बंद कर देगा। एपोकलिप्स बताता है कि असफलता की वजह से अब उन्हें सजा मिलेगी। वो बहुत बड़ा रूप लेकर आसमान में चला जाता है। जुलूस एक ताबेदार मूव को बुलाता है जो उनके लिए पोर्टल खोल देता है। सब गिरते हुए तुरंत ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं। मूव कहता है कि उसका काम पूरा हो गया। इसमें सोचती है कि क्या सजा उतनी बुरी नहीं है, लेकिन जुलूस उसे बताता है कि एपोकलिप्स के बुलाए गए यूमा हमेशा खतरनाक होते हैं और ये इंसानियत को खत्म भी कर सकते हैं। इसके बाद गैलेक्सी में चला जाता है और एक बहुत बड़ा धमाका करता है जिससे क्रिस्टल बॉडी इसकी पोजीशन बदल जाती है और निको अपने साथी उसे कांटेक्ट करता है। वो उन्हें बताता है कि एक नया नियम जुड़ गया है। वो सोचता है कि वो उसे सब कुछ बताएं। उसके साथ ही एक खास मशीन से जुड़ते हैं जिससे उनका सारा ज्ञान तुरंत निको तक पहुंच जाता है। अब निको को पता चलता है कि नए ग्रह बन गए हैं और पूरी दुनिया बदल गई है। वो बताता है कि एलियंस अब धरती पर हमला करने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि आसमान में एक एलियन क्राफ्ट दिखाई देता है। निको बताता है कि ये लोग एक बहुत एडवांस सिविलाइजेशन से आते हैं और उनका ग्रह बर्बादी की ओर जा रहा है, इसलिए वो दूसरे ग्रह पर कब्जा कर रहे हैं। उनका नेता सामने आता है और कहता है कि वो धरती पर कब्जा करेंगे। ज्वेल्स उससे कहता है कि अपने जहाज पीछे हटा ले, लेकिन वो एक लेजर छोड़ देते हैं जिससे जबरदस्त धमाका होता है। वो कहता है कि इंसान उसका मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि उनकी सभ्यता बहुत पिछड़ी हुई है। वो पूरी मानवता को मिटाने की धमकी देता है और कहता है कि वो सही काम कर रहा है क्योंकि उसकी कौम को जाने के लिए धरती चाहिए। लेकिन तभी ज्वेल्स अपना हेलमेट उतार देती है और पता चलता है कि उसके पास भी एक ताकत है जिससे कि वो किसी के न्याय के भावों को मिटा सकती है और उसके कामों को टेबल कर सकती है। उसके असर से एलियंस आपस में लड़ने लगते हैं और पूरा क्राफ्ट तबाह हो जाता है। पेलियन का नेता निराश हो जाता है। पेलियन का क्राफ्ट डूब जाता है। ज्वेल्स बताते हैं कि सजा हमेशा बहुत भयानक होती है और अगर उसके पास ये शक्ति ना होती तो पूरी दुनिया खत्म हो जाती। वो बताते हैं कि ये पहले ही 99 सजा थी और अब वो कोई भी मिशन फेल नहीं कर सकते। उन्होंने पत्थर की पट्टी कपाई जिसमें 101 खांचे हैं और हर बार सजा मिलने पर एक खांचा भर जाता है। अब केवल 2 खांचे बचे हैं और आखिरी वाले पर रैग्नारॉक लिखा है जिसका मतलब दुनिया का अंत हो सकता है। ज्वेल्स कहती है कि अब एपोकलिप्स अगला मिशन तभी देगा जब वो 11वां सदस्य जोड़ लेंगे और 3 महीने में अगर नया सदस्य नहीं मिला तो एक और सजा मिलेगी, इसलिए नया सदस्य ढूंढना सबसे जरूरी है। वो देखते कि एलियन नेता अभी भी जिंदा है क्योंकि वो सच में ये नहीं मानता था कि वो सही काम कर रहा है। ज्वेल्स उससे कहती है कि जाकर अपने लोगों को चेतावनी दो कि वो धरती से दूर रहें। वो तुरंत पीछे हट जाता है। ज्वेल्स सुझाव देता है कि रिप को भर्ती करना चाहिए। एंडी खुद उसे ढूंढने जाने की पेशकश करता है। ज्वेल्स सोचती है कि उसे साथ चाहिए, इसलिए तातियाना और इसुमे को भी उसके साथ भेजती है। एंडी और इसुमे ब्राजील पहुंचते हैं। वहाँ एक ब्लैक मार्केट ऑक्शन होने वाला है जिसे माफिया चलाते हैं। वहाँ एक नेगेटर को बेचने की तैयारी है। एंडी बताता है कि यहाँ नीलामी एक गलजरी जहाज पर होगी और रिप वहाँ होगा। उनके पास निको द्वारा बनाए गए गेस्ट पास है, लेकिन अपने सामान्य कपड़ों में वो घुल मिल नहीं पाएंगे क्योंकि ये नीलाम मशहूर हस्तियों देखने आएंगे। इसलिए एंडी सुझाव देता है कि वो अच्छे कपड़े पहने। वो एक मॉल में जाते हैं जहाँ एंडी एक सूट पहनता है
और इसुमे सोचती है कि वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। एंडी वो सूट खरीद लेता है। इसुमे भी ड्रेस देखने लगती है, लेकिन वो खाली ड्रेस पहनने की आदी नहीं है। एंडी उसकी मदद करता है और कहता है कि वो उसे किसी को छूने नहीं देगा। इसुमे को ज्वेल्स की बात याद आती है जब उसने पूछा था कि उसे इस मिशन के लिए क्यों चुना गया। ज्वेल्स ने बताया था कि पहले उसे खतरनाक समझा गया था और इसी कारण शैन और व्हाइट को उसे मारने का आदेश दिया था। लेकिन विक्टर से हुई लड़ाई के बाद ज्वेल्स ने उसकी क्षमता देखी और सोचा कि इसुमे शायद भगवान को हराने की हो सकती है, और उसने याद दिलाया कि रैग्नारोक आने वाला है और इसलिए उसे एंडी से चुनना होगा, क्योंकि अगर वो उससे प्यार करती है तो उसकी असली ताकत सामने आएगी। आखिरकार इसुमे एक ड्रेस पहनती है और एंडी कहता है कि वो बहुत सुंदर लग रही है। वो उसे सलाह देती है कि आत्मविश्वास से चलो और कहता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। दोनों वो ड्रेस खरीद लेते हैं और सड़क पर टहलते हैं। एंडी मजाक में याद दिलाता है कि उसे विक्टर को चूमा था, क्योंकि अब वो खुद पर काबू रखता है। इसुमे शर्मा जाती है और भागने लगती है। एंडी उसके पीछे दौड़ता है और कहता है कि वो इस किस का हकदार है। इसुमे धमकी देती है कि अगर उसने कोशिश की तो वो उसकी बदकिस्मती जगा देगी, लेकिन एंडी को भरोसा है कि उसके कपड़े उसे बचा लेंगे। तभी इसुमे क्लू को पुकारती है और वो उसके कपड़े फाड़ देती है, जिससे एंडी की बॉडी दिखने लगती है और इसुमे उसे छू पाती है। एक ट्रक एंडी को टक्कर मार देता है और वो समुद्र में गिरता है और शार्क उसे खा जाती है। कुछ देर बाद एंडी किनारे पर बहकर आ जाता है। वो इसुमे को बताता है कि विक्टर ही असली मालिक है उसे शरीर का, और वो सिर्फ तभी काबू में रहता है जब उसकी यादें सील की जाती है। उसे डर है कि विक्टर वापस आ सकता है, लेकिन इसुमे उसे भरोसा दिलाती है कि वो हमेशा उसे बचाने के लिए रहेगी। एंडी उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसे अचानक एहसास होता है कि उसके दस्ताने उतर रहे हैं। तभी तातियाना टकरा कर उन दोनों को याद दिलाती है कि उनका मिशन अभी बाकी है। वो कहती है कि एंडी और इसुमे जहाज के अंदर जाकर रिप को ढूंढे और वह बाहर से तलाश करेगी। वो उन्हें सलाह देती है कि वो पति पत्नी का नाटक करे, क्योंकि उनकी गैस के पास में यही लिखा है। वो लोग जहाज में दाखिल हो जाते हैं और सुनते हैं कि लोग नेगेटर की नीलामी की बात कर रहे हैं। नेगेटर ही उस नीलामी का मुख्य सामान है। लोग कहते हैं कि अब नेगेटर ढूंढना आसान हो गया। इसुमे सोचती है कि ऐसा कैसे हुआ, तो एंडी बताता है कि ये भाषा के इंटीग्रेशन की वजह से हुआ है। वो याद दिलाता है कि यह असर केवल आम लोगों पर हुआ है, नेगेटर पर नहीं। शैन सिर्फ इसलिए सबसे बात कर पाता है क्योंकि उसके पास खास टाई है। अब जब सब अंग्रेज बोल रहे हैं तो जो नेगेटर अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं वो अलग दिख रहे हैं। इसुमे समझ जाती है कि नेगेटर के साथ अब बुरा सलूक हो रहा है। एंडी कहता है कि वो कभी भी अच्छा जिंदगी नहीं जी पाएंगे, लेकिन ये सब बदला जा सकता है अगर वो भगवान को हरा दे तो उनकी शक्तियों को असली सोर्स एमिट किया जाएगा। इसी बीच हम रिप को उसकी साथी मीरा के साथ देखते हैं। गार्ड उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि ये जगह मना है। रिप जाने से इनकार कर देता है तो गार्ड उसे धमकाते हैं कि रिप मजाक में मीरा से पूछता है क्या वो मरने वाला है। मीरा कहती है कि वो उसके सिर में गोली मार देंगे, लेकिन रिप तुरंत तेजी से निकलता है और गार्ड्स की गर्दन काट देता है। तभी एक बड़ा एनिमल निकलता है और अपने साथियों क्रीडा और फांग को हवा में उछाल देता है, जिससे वो रिप से जुड़ जाते हैं। रिप उन्हें बताता है कि नीलामी में एक नेगेटर मीरा का मजाक उड़ाता है क्योंकि वो फॉर्च्यून टेलर कहलाती है, लेकिन उसकी भविष्यवाणी गलत निकल रही है। तातियाना उन्हें देख लेती है और एंडी और इसुमे को चेतावनी देती है कि रिप की टोली उसी नेगेटर के पीछे है। ज्वेल्स बताती है कि उन्हें नेगेटर्स हंटर्स कहा जाता है। वो भी नेगेटर को इकट्ठा करते हैं, लेकिन जबरदस्ती। वो यूनियन जैसे हैं पर उनका एम अलग है। यूनियन भगवान को हराना चाहते हैं ताकि नियम खत्म हो जाए, जबकि नेगेटर हंटर्स दुनिया से बदल लेना चाहते हैं। एंडी और इसुमे कार्गो की तरफ बढ़ते हैं ताकि नेगेटर तक रिप से पहले पहुंच जाए, लेकिन गार्ड उन पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। तातियाना एंडी को उसकी तलवार देती है और वो उसका सिर काट देता है। इसुमे गार्ड्स की तरफ फेंक देती है और उसकी बदकिस्मती एक्टिवेट हो जाती है, जिससे धमाका होता है और वो बच कर निकल जाते हैं। वो नेगेटर तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में बम लगे होते हैं। बम फटते हैं और कार्गो में तैनात गार्ड सतर्क हो जाते हैं। नेगेटर शकारा इस मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करता है। गार्ड्स उसे देख लेते हैं और गोली चलाने वाले होते हैं, लेकिन शकारा अपनी शक्ति से उसे रोक देता है। लेकिन उसकी शक्ति तभी काम करती है जब वो खुद बिल्कुल स्थिर खड़े हों। इसका मतलब वो भाग नहीं सकता। गार्ड्स गोली चलाने ही वाला होता है और शकारा सोचती है कि माफिया को उसकी शक्ति के बारे में कैसे पता चला, जबकि उसने किसी को नहीं बताया था। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि शकारा स्कूल जा रहा था। उसका दोस्त उससे बात कर रहा था, लेकिन वो देखता है कि सब अंग्रेजी बोल रहे हैं। उसे लगता है कि सब मजाक कर रहे हैं, लेकिन कोई उसे समझ नहीं पाता। तभी माफिया उसे उठा लेता है क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है कि वो नेगेटर प्रेजेंट में शकारा कार्गो में मोस्टर देखता है और डर जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी शक्ति तभी काम करेगी जब वो बिल्कुल हिलेगा नहीं। गार्ड उसके पैर पर गोली मारने वाला होता है, तभी रिप आकर गार्ड को मार देता है। रिप शकारा को देखता है और उसकी शक्ति में दिलचस्पी लेता है, लेकिन शकारा उसे समझ नहीं पाता क्योंकि वो अंग्रेजी नहीं जानता। क्रीडा उसका टेस्ट लेने के लिए मिनीगन निकालता है और कहता है कि अब उस पर गोलियां चलाई जाएंगी। उसे अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा वरना वो मारा जाएगा। रिप कहता है कि अगर वो मर भी गया तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उनके किसी
काम का नहीं होगा। अगर शकारा खुद को बचा नहीं पाया तो उसकी शक्ति उसकी मौत के बाद किसी और को मिल जाएगी। क्रीड उसे मारने के लिए गोलियां चलाने वाला होता है, लेकिन शकारा बहुत कांप रहा था। उसे लग रहा था कि वो मर जाएगा और अपनी शक्ति पर काबू नहीं रख पा रहा था। क्रीड ने लगातार गोलियां चलाई और सबको लगा कि शकारा मर गया, लेकिन धुएं के हटते ही पता चला कि एंडी ने उसे बचा लिया है। एंडी उन्हें देख रहा था और उनकी शक्तियों को समझने की कोशिश कर रहा था। तब रिप ने अचानक हमला करके उसकी गर्दन काट दी। रिप ने कहा कि ये घाव तब तक ठीक नहीं होगा जब तक एंडी उसे हरा न दे। एंडी ने उसकी गर्दन काटने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाया। रिप ने समझाया कि उसका अनरैप सभी तरह की हीलिंग शक्तियों को रोक देता है, इसलिए एंडी अपने शरीर के हिस्से काट कर खुद को ठीक नहीं कर सकता। रिप जानता था कि एंडी यूनियन के लिए काम करता है और उसने कहा कि शकारा को उसके हवाले कर दे, क्योंकि यूनियन उसे मारना चाहती है। उनका प्लान ये था कि उसकी शक्ति किसी और को दे दी जाए जो उसे सही ढंग से इस्तेमाल कर सके, लेकिन एंडी पीछे हटने को तैयार नहीं था। वो हमला करता है और इसमें उसकी मदद करती है, लेकिन रिप उसकी चाल भांप लेता है और एंडी के दोनों हाथ काट देता है। एंडी तलवार तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन रिप कहता है कि तलवार भी बेकार है, क्योंकि एंडी खुद को ठीक करने के लिए शरीर के हिस्से काट नहीं सकता। लेकिन एंडी अचानक अपनी बाहें काट कर उन्हें हथियार की तरह रिप पर फेंक देता है। रिप हैरान हो जाता है कि ये हुआ कैसे। तभी मीरा उसकी रक्षा कर लेती है और हमला चूक जाता है। रिप को समझ में आता है कि उसका नियम एंडी पर इसलिए काम नहीं किया क्योंकि एंडी ने अपने हाथों को ठीक करने के लिए नहीं बल्कि हमला करने के लिए काटे थे। रिप मान जाता है कि एंडी उसे पसंद है और उसे अपनी टीम में शामिल होने का न्योता देता है, लेकिन एंडी साफ मना कर देता है। रिप सोचता है कि शकारा बेकार है क्योंकि वो अपनी शक्ति को संभाल नहीं पा रहा, इसलिए उन्हें उनकी जरूरत नहीं है। इस उम्र रिप को जवाब देती है कि लोगों को तकलीफ मत दो, असली दोषी भगवान है। लेकिन रिप कहता है कि उनके पास पहले से ही बहुत समस्याएं हैं और भगवान से लड़ना बहुत बड़ा जोखिम है। एंडी मीरा पर वार करता है और वो खून से लथपथ हो जाती है, लेकिन हमला चूक जाता है। एंडी को शक होता है कि शायद मीरा की शक्ति हमलों को रोकने की है। तभी रिप चाकू फेंक कर शकारा को मारने की कोशिश करता है। एंडी उसे रोकने के लिए बीच में आ जाता है, लेकिन चाकू उसके शरीर में घुसा देता है। इस समय बीच में आकर उसे रोक लेती है, लेकिन वो खुद बुरी तरह घायल हो जाती है। रिप कहता है कि उसके पास बस 1 घंटा है क्योंकि वो खून बहने से मर जाएगी। एंडी सोचता है कि अपनी सील हटा दे, लेकिन इस समय उसे रोकती है। वो कहती है कि वो ठीक रहेगी और एंडी को हमेशा की तरह दुख पर काबू करना चाहिए। एंडी उसकी बात मान लेता है। तभी गार्ड आ जाते हैं और रिप वहाँ से हटने का फैसला करता है। गार्ड एंडी को घेर लेते हैं और सोचते हैं कि वो नेगेटिव हंटर्स का साथी है। एंडी उनसे आइसोमे को बचाने की गुहार लगाता है और डॉक्टर बुलाने को कहता है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनते। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शकारा की माँ अपने आखिरी वक्त में उससे कहती है कि जो लोग तुम्हें सच्ची दया दिखाएं उनकी कदर करना, क्योंकि वो जिंदगी में अनमोल होते हैं। वो कहती है कि ऐसे वक्त पर घबराना नहीं बल्कि रुक कर हिम्मत जुटाना और उन्हें बचाना। वापस वर्तमान में गार्ड एंडी को गोली मारने की सोचते हैं, लेकिन शकारा साहस जुटाकर गोलियां को रोक देता है। गार्ड भी हिल नहीं पाते। एंडी हैरान होता है कि वो अपनी शक्ति को अब नियंत्रण कर सकता है। शकारा कहता है कि ईसु में उसी की वजह से घायल हुई है और अब वो कायर नहीं बनेगा। वो उसे बचाने का डिसाइड करता है। इसी बीच तातियाना क्रीड और फांग से लड़ रही होती है। क्रीड देखता है कि उसकी गोलियां असर नहीं कर रही, तो वो ग्रेनेड फेंकता है और फांग तातियाना पर धावा बोलकर उसे पीछे धकेल देता है। तातियाना नोटिस करती है कि उसका आर्मर टूट गया है। तभी एंडी उसे संपर्क करता है और बताता है कि आइसु में बुरी तरह घायल है और खून बहने से मर जाएगी। उसे बचाने का एक ही तरीका है, रिप को हराना। ये सुनकर तातियाना गुस्से से भर जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब उसे जिन की मौत का पता चला था तो वो टूट गई थी। जब एंडी यूनियन में शामिल हुआ था तो उसने तुरंत उस पर हमला कर दिया और लड़ाई की चेतावनी दी। एंडी ने उसकी चेतावनी स्वीकार कर ली थी। तातियाना ने कहा था कि वो उसे यूनियन का हिस्सा नहीं मानती और जिनका बदला लेना चाहती है। वो उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन एंडी उसके हर वार को चकमा दे देता है। वो कहते हैं कि जिन उससे प्यार करती थी, लेकिन एंडी को उसकी परवाह नहीं थी। एंडी साफ कह देता है कि उसे पहले से पता था कि जिन उससे प्यार करती है, लेकिन फिर भी उसने उसे मार दिया। ये सुनकर तातियाना गुस्से से भर जाती है और अपने सारे हाथों से हमला करती है, मगर एंडी फिर भी बच निकलता है। इसी बीच एंडी देखता है कि ईसु में मुसीबत में है, तो वो तुरंत उसकी ओर दौड़ता है और सही समय पर उसे बचा लेता है। तातियाना हैरान रह जाती है क्योंकि अगर एंडी न होता तो ईसु में मारी जाती। निको उसे शांत रहने के लिए कहता है और बताता है कि अगला मिशन तय करेगा कि एंडी और ईसु में यूनियन में रहने लायक है या नहीं। एंडी गलती से तातियाना से लिपट जाता है और उसका शरीर देख लेने से तातियाना और भी चिढ़ जाती है। तभी सभी को बाहर निकलने की सलाह दी जाती है क्योंकि निको चेतावनी देता है कि ईसु में खतरे में है। निको बताता है कि तातियाना का कवच उसकी ताकत को काबू में रखने के लिए बनाया गया है और अगर यही पूरी तरह खुल गया तो वो एक पूरे शहर को तबाह कर सकती है। ईसु में तातियाना से कहती है कि असली गलती एंडी की नहीं बल्कि उसकी शक्ति की वजह से जिन मरी थी। वो माफी मांगती है और कहती है कि वो तातियाना की दोस्त बनना चाहती है। ये सुनकर तातियाना का गुस्सा शांत हो जाता है। कुछ समय बाद ईसु में उस कमरे में आती है और उससे हाथ मिलाने की कोशिश करती है। तातियाना मना कर देती है क्योंकि उसे डर है कि उसकी शक्ति नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन ईसु में कहती है कि वो रोबोटिक हाथों से हाथ मिला सकती है। दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। वर्तमान में चिकारा कहता है कि वो अब अपनी शक्ति ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता, तो एंडी उसकी मदद कर भाग निकलता है। एंडी तातियाना से कहता है कि उसे रिप को हराना होगा
होगा, इसलिए वो उसका साथ नहीं दे पाएगा। मगर तातियाना उसे पीछे हटने को कहती है और अपनी पूरी ताकत खोलने की तैयारी करती है। वो सोचती है कि इसुमे कितनी अच्छी इंसान है और अब उसकी सबसे करीबी दोस्त बन चुकी है। वो तय करती है कि वो नेगेटर हंटर्स को माफ नहीं करेगी जिन्होंने इसुमे को चोट पहुंचाई। तातियाना अपने कवच को खोल देती है। सीरी सोचता है कि अब वो कमजोर है और उस पर गोली चलाता है, लेकिन गोलियां बेअसर हो जाती हैं क्योंकि एक और परत उसकी रक्षा कर रही होती है। तब वो जहाज को जहरीली गैस में भरने की कोशिश करता है। एक पुराने फ्लैशबैक में दिखता है कि तातियाना का परिवार उसका 5वां जन्मदिन मना रहा था। तभी अचानक उसकी शक्ति प्रकट होती है और सब कुछ नष्ट कर देती है। पुलिस वहां पहुंच जाती है और तातियाना भाग जाती है, लेकिन माफिया उसे पकड़ लेते हैं और बेचने की कोशिश करते हैं। तभी बिली आता है और सबको मार गिराता है। तातियाना उससे कहती है कि वो उसे भी गोली मार दे क्योंकि उसकी जिंदगी उसकी शक्ति की वजह से धोखों से भरी है। लेकिन बिली उसे गोली मारने की बजाय अपने हाथों से बनाया हुआ खाना खिलाता है। वो उसे बताता है कि उसकी शक्ति उसके चारों ओर एक दीवार बना देती है, लेकिन जब वो मुंह खोलती है तो उस दीवार में एक छोटा सा छेद बनता है जिससे वो खा सकती है। वो उसके लिए लंबे केक बनाता है ताकि वो खा सके। इसके बाद वो यूनियन में शामिल हो जाती है। निको उसके लिए एक खास कवच बनाता है जो उसकी शक्ति को दबा कर रखता है, लेकिन हर साल उसकी शक्ति और फैलती जाती है। बिली उसे समझाता है कि उसकी शक्ति लोगों को बचाने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है और जब सही समय आए तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। वर्तमान में तातियाना इसुमे की रक्षा करने के लिए अपनी पूरी ताकत छोड़ देती है। उसकी शक्ति हर उस चीज को नष्ट कर देती है जिसे छूती है और धीरे धीरे पूरा जहाज तबाह हो जाता है। इधर एंडी रिप से भिड़ जाता है। वो उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन निशाना चूक जाता है। दोनों हवा में लड़ते रहते हैं। एंडी सोचता है कि रिप के पास जरूर भागने का कोई रास्ता होगा और अगर वो उसे नहीं रोक पाया तो इसुमे मारी जाएगी। एंडी चिकारा से कहता है कि वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करे ताकि रिप हिल ना सके। चिकारा अपनी शक्ति का प्रयोग करता है और एंडी भी वहीं रुक जाता है। एंडी समझ जाता है कि चिकारा बस समय खींच रहा है। तभी एंडी अपनी उंगली चलाता है, लेकिन गोली बीच में ही रुक जाती है। वो समझ जाता है कि चिकारा की शक्ति सिर्फ उसी जगह पर काम करती है जहाँ वो देख सकता है। एंडी उसे आदेश देता है कि वो अपनी शक्ति बंद करे और जैसे ही वो करता है गोली मिया को लगती है, लेकिन वो बच जाती है क्योंकि हवा की रफ्तार ने उसकी ताकत कम कर दी थी। चिकारा फिर से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक रिप गायब हो जाता है। सबको पता चलता है कि वो पहले ही उनके ऊपर पहुंच चुका है और अपनी आर्टिफैक्ट ब्लेड से हमला कर रहा है। एंडी समझ जाता है कि शिकारा डर के कारण अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, इसलिए वो उसे कहता है कि अपने पैर समेट ले वरना वो बीच से ही कट जाएगा। रिप नोटिस करता है कि शिकारा हमेशा घबरा जाता है और अपनी शक्ति पर बैलेंस नहीं रख पाता। फिर भी शिकारा उसे रोक लेता है, लेकिन तभी उन्हें दिखाई देता है कि चारों तरफ से अनगिनत ब्लेड उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। शिकारा मान लेता है कि उसे डर लग रहा है। एंडी इसुमे से कहता है कि अब उनकी मदद की जरूरत होगी क्योंकि उन्हें मायरा की शक्ति से बचाकर आगे बढ़ना है। एंडी बताता है कि मायरा रिप को अचानक हुए हमले से नहीं बचा सकती, इसलिए उन्हें उसे चौंकाना होगा। वो एक योजना बनाता है, लेकिन कहता है कि उसके लिए उन्हें काफी पास जाना होगा। तातियाना अपना बैरियर खोलती है जिससे वो करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही एंडी हमला करने वाला होता है उसका खून शिकारा की आंखों में चला जाता है और उसकी शक्ति काम करना बंद कर देती है। रिप ब्लेड से वार करता है, लेकिन एंडी अपने खून को प्रोजेक्टाइल की तरह इस्तेमाल करके उसके हमले को रोकता है। एंडी महसूस करता है कि रिप उससे ज्यादा ताकतवर है। वो सोचता है कि अब इस लड़ाई को खत्म करना होगा। तभी इसुमे उसे चूम लेती है और वो शिकारा से कहता है कि उसके ऊपर एक मीटियोर गिरने वाली है और वो उसे रिप का इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि मायरा की शक्ति उसे बचा लेगी। लेकिन वो शिकारा से मदद मांगता है। रिप फिर से अपने आर्टिफैक्ट से ब्लेड चलाता है और एंडी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन एंडी उसे चिपक जाता है। शिकारा घबरा जाता है कि योजना बिगड़ जाएगी, लेकिन एंडी उसे भरोसा दिलाता है कि वो सफल होंगे क्योंकि वो दूसरों की मदद के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकते हैं। शिकारा और इसुमे तातियाना के बैरियर पर गिरते हैं और मीटियोर सीधा रिप की ओर बढ़ती है। रिप को पूरा विश्वास है कि मायरा की शक्ति उसे बचा लेगी। मीटियोर समुद्र पर गिर जाता है और एंडी उड़ता हुआ दूर जाता है। तातियाना रिप पर हमला करती है और रिप सोचता है कि एंडी अब उसे चोट नहीं पहुंचा सकता क्योंकि उसका हमला उसकी हीलिंग शक्ति की तरह गिना जाएगा और रिप की शक्ति उसे ठीक होने से रोक देगी। रिप शिकारा की ओर बढ़ता है, लेकिन ये उनकी प्लानिंग का हिस्सा था। शिकारा अपनी शक्ति से रिप को रोक देता है। एंडी उसकी पीठ के पीछे छुपा हुआ था, इसलिए शिकारा की शक्ति उस पर असर नहीं करती। एंडी अपनी सारी शक्ति एक उंगली में केंद्रित करता है और अविश्वसनीय गति से उसे दाग देता है। वो उंगली रिप के दिल में छेद कर देती है। रिप हैरान रह जाता है कि एंडी ने अपने दोस्तों को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। वो सोचने लगता है कि सच में कुछ लोग दूसरों के लिए मरने को तैयार रहते हैं। उसकी ताकत खत्म हो जाती है और मेया एक ऑर्क बुलाती है जिस पर सब सवार हो जाते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। इसुमे सोचती है कि वो लोग कौन है, लेकिन मेया कहती है कि रिप से पूछ लो, वो अभी भी जिंदा रहेगा। सब बच्चे निकलते हैं। तातियाना सोचती है कि क्या इसुमे का खून बहना बंद हुआ, लेकिन एंडी कहता है कि चिंता मत करो, उसकी चोटें भरी हैं क्योंकि रिप की शक्ति अब खत्म हो चुकी है। एंडी बताता है कि उसने 100 मीटर की दूरी से अपनी उंगली चलाई थी और जानता था कि हवा की वजह से उसकी गति कम हो जाएगी, इसलिए उसने उसमें अपनी हीलिंग शक्ति भर दी थी। इससे वो खुद को ठीक नहीं कर सकता था, लेकिन उसे यकीन था कि उसके दोस्त उसका साथ देंगे। रिप की हार इसलिए हुई क्योंकि उसने सोचा कि सब
केवल अपने फायदे के लिए लड़ रहे हैं, जबकि असली ताकत उनकी टीम वर्क थी। एंडी अपने दोस्तों को धन्यवाद देता है और मानता है कि उनके बिना वो जीत नहीं सकता था। इसमें शिकारा से पूछती है कि क्या वो यूनियन में शामिल होना चाहता है। वो कहती है कि अगर वो मना करेगा तो वो जुलूस को नहीं बताएंगे, वरना वो उसे जबरदस्ती शामिल कर देगी। एंडी कहता है कि उसके पास एक हफ्ते का समय है फैसला करने के लिए। जब वो जापान लौट रहे होते हैं तो शिकारा अपनी माँ की बातें याद करता है और यूनियन में शामिल होने के बारे में सोचता है। कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि शिकारा फिर से स्कूल में अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। एंडी ने उसे एक खास टाई दी थी जिससे वो अपने क्लासमेट से बात कर सकता है। स्कूल के गेट पर एंडी और इसुमे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। एंडी ने उसे कहा था कि अगर उसने निर्णय ले लिया हो तो उनसे मिलने आना, लेकिन वो दिखाई नहीं देता और एंडी सोचने लगता है कि शायद वो नहीं आएगा। अगर शिकारा का इरादा कमजोर है तो वो सोचता है कि स्टूडेंट की तरह सामान्य जिंदगी जीना ही बेहतर है। इसुमे मानती है कि अगर वो मर गया तो शायद कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन अचानक रिप आ जाता है। उसे देखकर इसुमे हैरान हो जाती है कि वो अभी भी जिंदा कैसे है। रिप बताता है कि एंडी ने उसका दिल खत्म करके उसे मार दिया था, लेकिन वो बच्चे के रूप में फिर से जिंदा हो गया और जल्दी पहले जैसा हो जाएगा। इसुमे पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है, लेकिन तभी एंडी उसे जोर से मारता है और धमकी देता है कि वो उसे पीटेगा। एंडी गुस्से में था क्योंकि रिप ने लगभग इसुमे को मार ही दिया था, लेकिन रिप सोचता है कि असल में इसुमे खुद उसके सामने कूद गई थी, इसलिए एंडी को दोष नहीं देना चाहिए। रिप पूछता है कि क्या इसुमे अब ठीक हो गई है और वो बताते हैं कि डॉक्टर ने उसका इलाज किया था। ये सुनकर रिप खुश हो जाती है और कहती है कि एंडी को इतना सख्त नहीं होना चाहिए क्योंकि वो पहले ही इसुमे से सुलह कर चुका है। फिर वो उन्हें एक तोहफा देता है। वो एक बंदूक निकलता है और बताता है कि ये एक आर्टिफैक्ट है। जैसे ही इसुमे उसे पकड़ती है उसे एक काली परछाई दिखाई देती है जो पूरी दुनिया को जलाकर खत्म कर रही होती है। इससे वो डर जाती है और वही दृश्य देखता है तो वो रिप से पूछता है कि यह आर्टिफैक्ट बाकी से अलग क्यों है। रिप बताता है कि आर्टिफैक्ट दिमाग में अलग अलग छवियां दिखाते हैं, लेकिन ये बंदूक खास है क्योंकि ये बताते हैं कि दुनिया कैसे खत्म होगी। वो सोचता है कि ये काली परछाई भगवान है और कहता है कि यूनियन कभी भी उसे हरा नहीं पाएगी। उसका मकसद है कि दुनिया खत्म होने से पहले वो उस पर राज करे। एंडी उसे पागलपन मानता है। रिप आगे बताता है कि उसकी टीम का नाम अंडर है और वो दुनिया को बदलना चाहता है ताकि नेगेटर बेहतर जिंदगी जी सके। वो एंडी और इसुमे से पूछता है कि उन्होंने जो देखा उसके बारे में वो क्या सोचते हैं और उन्हें अपनी टीम में शामिल होने का इन्विटेशन देता है। एंडी मना कर देता है और कहता है कि उसका लक्ष्य इविल गॉड को हराना है। रिप उन्हें ब्लेसिंग देता है और अचानक गायब हो जाता है। तभी शिकारा आ जाता है और एंडी बताता है कि वो इविल गॉड को हराने वाले हैं। ये सुनकर शिकारा डर जाता है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो भागने लगता है और इसुमे उसके पीछे दौड़ती है। शिकारा अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है जिससे इसुमे रुक जाती है, लेकिन तभी एंडी गायब हो जाता है और उसके पीछे आकर कहता है कि वो सिर्फ बात करना चाहते हैं। वो उसकी क्लासरूम में पहुंचते हैं जो खाली पड़ी होती है। एंडी कहता है कि इसुमे को स्टूडेंट का भेष धारण करना होगा ताकि बातचीत करना आसान हो। क्लासरूम में शिकारा दुनिया के अंत के बारे में पूछता है। एंडी बताता है कि ये कुछ ही महीनों में होगा। शिकारा कहता है कि वो जीना चाहता है लेकिन अपने पापों का प्रायश्चित भी करना चाहता है। वो बताता है कि उसके माता पिता की मौत की जिम्मेदारी उसी की है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शिकारा ने अपने माता पिता के साथ सड़क पर चल रहा था और वो आगे बढ़ जाता और उन्हें जल्दी से आने को कहता है। तभी उसकी शक्ति जाग जाती है जिससे उसके माता पिता बीच सड़क पर रुक जाते हैं। एक ट्रक उनकी ओर आता है और उसके माता पिता तुरंत कुचल कर मर जाते हैं। उसकी माँ बच जाती है लेकिन गंभीर रूप से घायल हो जाती है और अस्पताल में मर जाती है। वापस प्रेजेंट टाइम में इसुमे रोने लगती है क्योंकि उसे याद आता है कि वो भी अपने माता पिता की मौत की वजह थी। शिकारा अपनी माँ की बात याद करता है कि दूसरों के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। वो बताता है कि कभी उसने आत्महत्या करने का सोचा था क्योंकि उसे उस चीज का रिग्रेट था, लेकिन फिर उसने तय किया कि वो उसके माता पिता यही चाहते थे कि वो जिए। उसने सोचा कि अगर वो शांतिपूर्ण जीवन जिएगा तो उसके माता पिता उस पर गर्व करेंगे, लेकिन फिर वो माफिया के हाथों पकड़ा गया। वो खुश है कि उसे एंडी और इसुमे मिले जिन्होंने उसे सिखाया कि उसकी शक्ति दूसरों की मदद कर सकती है। वो सोचता है कि यूनियन में शामिल होकर अपने पापों को खत्म कर सकता है। वो भागने की कोशिश करने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि अगर वो उसे स्वीकार करेंगे तो वो उनके साथ रहेगा। तभी उसका दोस्त रियो आता और कहता है कि अब घर चलने का समय हो गया। वो एंडी को देखता है और सोचता है कि वो कौन है क्योंकि वो स्टूडेंट जैसा नहीं लगता बल्कि बहुत बड़ा लगता है। इस पर इसुमे हंसने लगती है और रियो हैरान होकर उससे पूछता है कि वो हंस क्यों रही है। शिकारा मुश्किल में था। उसने हालात समझने की कोशिश की लेकिन एंडी ने इसुमे को गुदगुदाना शुरू कर दिया जिससे वो जोर जोर से हंसने लगी और आखिरकार थक कर चुप हो गई। रियो बताता है कि उसे बास्केटबॉल स्कॉलरशिप पर यूनिवर्सिटी में जाना है। शिकारा ये सुनकर खुश होता है और सोचता है कि रियो का भविष्य बहुत अच्छा है। तब यूनियन की गाड़ी आ जाती है और एंडी शिकारा से कहता है कि अब चलने का समय है। शिकारा एंडी के पास जाता है लेकिन रियो हैरान हो जाता है कि वो क्या कर रहा है। शिकारा अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और रियो को रोक देता है। वो उसे धन्यवाद देता है कि उसने उसकी जिंदगी को एक स्टूडेंट की तरह जीने के लायक बनाया। वो खिड़की से बाहर निकलने जाता है और रियो देखता है कि शिकारा गाड़ी में बैठ रहा है। वो पूछता है कि क्या हो रहा है, लेकिन शिकारा को जवाब नहीं देता। रियो दौड़कर गाड़ी की ओर बढ़ता है। उसे लगता है कि शिकारा मुसीबत में है। शिकारा एंडी से कहता है कि सब याददाश्त बदल दे ताकि
कोई उसे याद न रखे। एंडी निको को कहता है और वो सबकी यादों को मिटा देता है। रियो गाड़ी तक पहुंचने ही वाला होता है कि अचानक भूल जाता है कि वो यहाँ क्यों आया था और वापस क्लासरूम में लौट जाता है। गाड़ी में बैठा शिकारा रोने लगता है। इसुमे कहती है कि वो भी इविल गॉड को हराना चाहती है ताकि दुनिया बेहतर हो सके और वो एंडी से लड़ना सीखने की गुजारिश करती है। जुलूस शिकारा के बारे में जानकर उसके लिए ट्रेनिंग प्लान बनाती है। 2 महीने बाद यूनियन के सभी मेंबर्स गोल मेज पर इकट्ठा होते हैं और एपोकलिप्स उन्हें अगला मिशन सुनाता है। वो याद दिलाता है कि 100वीं सजा दांव पर लगी है। वो कहता है कि इस बार के मिशन सभी के लिए खुले हैं और कोई भी हिस्सा ले सकता है। पहला मिशन है ओमा स्प्रिंग को हराना और इनाम के रूप में आगस्ट आर्टिफैक्ट का स्थान मिलेगा। दूसरा मिशन है समर को खत्म करना और इनाम में नेक्टर एंड चेंज का स्थान मिलेगा। तीसरा मिशन है उस घोस्ट को पकड़ना और चौथे मिशन में उमा विंटर को हराना जिसके इनाम में आर्टिफैक्ट रिमेम्बर का स्थान मिलेगा। एपोकलिप्स कहता है कि उनके लिए सिर्फ 1 महीना है और अगर असफल रहे तो उमा रिवॉल्यूशन आ जाएगा। जुलूस सोचते है कि ये मिशन बहुत कठिन है और ये पहली बार है जब बाहरी लोगों को भी भाग लेने की इजाजत है। वो सभी से ग्रुप बनाने का सुझाव देती है लेकिन बिली उसे रोक देता है। वो कहता है कि हालत बहुत नाजुक है और किसी भी मेंबर की मौत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उसका मानना है कि सिर्फ एक उमा को पकड़ना जरूरी है, इसलिए बाकी उमा पर परमाणु बम गिरा देना चाहिए। तातियाना कहती है कि इससे मासूम लोग मरेंगे लेकिन बिली को फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि जुलूस बहुत भोली है और हमेशा अच्छे नतीजों की तलाश करती है जबकि दुनिया खत्म होने वाली है। बिली कहता है कि यूनियन कभी इविल गॉड को नहीं हरा सकती और वो सब पर गोली चला देते हैं। सब मिलकर बचाव करते हैं लेकिन नेक्टर इंसान घायल हो जाता है। एंडी और शेन उसे धमकाते हैं और एंडी याद करता है कि वो अनसीन को पकड़ने में नाकाम रहे क्योंकि रिप उससे ले गया था और शायद बिली ने ही जगह बता दी थी। बिली जुलूस को ताना मारता है कि वो बहुत धीमा है और अभी तक उसके खिलाफ कोई फैसला नहीं ले पाई। टॉप परेशान हो जाता है और बिली पर हमला कर उसकी गर्दन तोड़ देता है। उससे गद्दार कहता है लेकिन बिली अचानक जिंदा हो जाता है और सब चौंक जाते हैं। वो कहता है कि कमजोर लोग किसी काम के नहीं है और दुनिया में कभी न्याय नहीं मिल पाएगा। अचानक जमीन फट जाती है और उमा बंड अपने साथ अंडर के मेंबर के साथ आ जाता है। बिली कहता है कि अब वो गोल मेज पर कब्जा करेंगे। इस उम्मीद देखती है कि तातियाना रो रही है और एंडी को शक होता है कि बिली अंडर के साथ मिला हुआ है लेकिन तातियाना कहती है कि ये असली बिल्ली नहीं है क्योंकि उसके पास घातक चोट से बचने की शक्ति नहीं है। वो बताते हैं कि बिल्ली की असली ताकत का नाम अनबिलीवेबल है और उससे वो अपनी गोलियों का रास्ता बदल सकता है। तातियाना कहती है कि इस राज को सिर्फ वही जानती है। शिकारा डर जाता है क्योंकि वन बहुत खतरनाक लगता है इसलिए वो भाग जाता है और कहता है कि वो शांत होने के बाद वापस आएगा। रिप उसे कायर कहता है लेकिन मानता है कि वो खतरा है क्योंकि अगर शिकारा ने उसे रोका न होता तो वो कभी हारता नहीं। वो बिल्ली को अपना बॉस बुलाता है। ये सुनकर तातियाना टूट जाती है क्योंकि सबको समझ आ जाता है कि अंडर का असली मुखिया बिल्ली ही है। टॉप गुस्से में बिल्ली पर हमला करता है लेकिन बिल्ली उसे हवा में उछाल कर जमीन पर पटक देती है। एंडी हैरान होता है कि बिल्ली इतनी तेजी से कैसे हिली। वो देखता है कि टॉप की टांग टूट गई है क्योंकि टॉप की शक्ति उसे तेजी से चलने देती है लेकिन रुकने के लिए उसे अपने अंग तोड़ने पड़ते हैं। बिल्ली एंडी की ताकत इस्तेमाल करती है और अपनी टांग तुरंत ठीक कर लेता है। शैन अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है लेकिन उसका हमला काम नहीं करता। वो सोचता है कि शायद इसीलिए क्योंकि उसे बिल्ली पसंद नहीं। एंडी हमले करने की तैयारी करता है लेकिन बिल्ली जुलूस की ताकत इस्तेमाल करता है और हालत को काबू में ले लेता है। वो कहता है कि उसे उनके दिल के अंदर तक नजर आता है। एंडी यूसुमे की रक्षा करना चाहता है। शैन और मजबूत बनना चाहता है और जूल्स लीड करना चाहती है। सब हैरान हो जाते हैं कि वो जूल्स की ताकत कैसे इस्तेमाल कर रहा है। बिल्ली कहती है कि वो उनकी ताकत ले जा रही है और बर्न को हमला करने का आदेश देती है जिससे यूनियन के लोग पीछे हट जाते हैं। बिल्ली तातियाना से कहती है कि वो उसके साथ चले क्योंकि उसे उसकी ताकत चाहिए और उसे याद दिलाती है कि उसने ही उसे माफिया से बचाया था। लेकिन ईसुमे उसे गोली मारती है और कहती है कि वो जानती है किसी दूसरे के द्वारा बचाए जाने का एहसास कैसा होता है और उसे भी पता है कि बिल्ली तातियाना के लिए कितनी अहम है लेकिन उसने सबको धोखा दिया है। वो कहती है कि तातियाना इस वजह से टूट गई इसलिए वो उसके साथ कभी नहीं जाएगी। बिल्ली उसे दुश्मन कहती है और गोल मेज लेकर जाने की कोशिश करता है। जुलूस कहती है कि अगर गोल मेज चला गया तो वो कभी इविल गॉड को हरा नहीं पाएंगे इसलिए इसे हर हाल में वापस लाना होगा। एंडी ईसुमे से अपनी ताकत इस्तेमाल करने को कहती है। जुलूस सोचती है कि क्या उसकी प्लानिंग काम करेगी क्योंकि बर्न बहुत ताकतवर है लेकिन एंडी आत्मविश्वास से कहता है कि उसने मिया का सम्मान किया है और जानता है कि आम हमले बेकार होंगे। केवल ईसुमे की ताकत ही मदद कर सकती है। जुलूस मान जाती है और कहती है कि बिल्ली ने यूनियन से धोखेबाजी की है। वो आदेश देती है कि सब एंडी और ईसुमे की मदद करें और बर्न को रोके क्योंकि वो गोल मेज उठा रहा है। वो निको को कहती है कि घायलों का इलाज करें और अपने आदमियों से कहे कि बर्न को रोके। वो शैन को कहती है कि डिपोजिटरी
जाकर नेक्टर फील्ड की रक्षा करे क्योंकि अंडर वहां से आर्टिफैक्ट चुराने की कोशिश करेगा। वो शकारा को कहती है कि उसका खून रोके और तातियाना को तैयार करने को कहती है। ईसुमे उससे कहती है कि उन्हें बिली को बचाना है क्योंकि वो एक महान इंसान है। एंडी के साथ उड़ते हुए वो निकलती है और जुलूस मिशन शुरू होने की घोषणा करती है। इधर रिप सोचता है कि यूनियन कमजोर है, लेकिन बिली कहती है कि उन्हें हल्के में मत लो, वो सिर्फ अचानक हुए हमले से चौंक गए थे, जल्दी पलटवार करेंगे। रिप कहता है कि अंडर सिर्फ इसलिए उसके साथ है क्योंकि उन्हें इनाम देने का वादा किया है। निको की टीम में वैज्ञानिक मियो को क्रियो स्टोरेज से बड़े यूनिटर्स को बर्न के ऊपर ले जाती है। निको उससे कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केबल भी लगाओ ताकि इसोमे की मिसफॉर्चून ताकत का सही इस्तेमाल हो सके, क्योंकि ये एक तरीका है बर्न को रोकने का। इसोमे एंडी से कहती है कि उसे बिल्ली से बात करनी चाहिए। एंडी मानता है कि रिप और बिली का लक्ष्य एक जैसा नहीं है, शायद उनसे बात हो सके, लेकिन उसे याद आता है कि बिली ने तातियाना को रुलाया था, इसलिए वो उसे पीटना चाहता है। वो बर्न तक पहुंच जाते हैं और जुलूस बताती है कि सारी तैयारी पूरी हो गई है। उन्हें देखकर बिली जुलूस की ताकत इस्तेमाल करता है और एंडी को मजबूर कर देता है कि वो उसका सिर काट दे, लेकिन एंडी कहता है कि ये उनकी प्लानिंग का हिस्सा है। इसुमे उसे चूमती है और एंडी उसका सिर बर्न की ओर फेंकता है। इसुमे सबको चेतावनी देती है कि बहुत बड़ी बदकिस्मती आने वाली है। तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केबल खराब हो जाती है और जोरदार धमाका होता है, लेकिन बर्न किसी तरह बच जाता है। वो तुरंत क्रियो स्टोरेज यूनिट चालू कर देता है और बर्न पूरी तरह से जम जाता है, जिससे वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन बिली सोचता है कि ये उसे रोकने के लिए काफी नहीं है। वो पाइल कैनन चालू करने ही वाला होता है, तभी इसुमे की शक्ति काम करती है और मशीन बिल्कुल सही समय पर चल जाती है, जिससे बर्न आर पार छेद हो जाता है। वो तुरंत कायरो स्टोरेज यूनिट चालू कर देता है और बर्न पूरी तरह से जम जाता है। एंडी बिली से कहता है कि वो बचकर नहीं जा सकता, उसे तातियाना को रुलाने की सजा मिलेगी। एंडी तेज रफ्तार से उस पर हमला करता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है, लेकिन बिली धीरे धीरे ठीक हो जाता है और कहता है कि वो एंडी की हिम्मत की इज्जत करता है क्योंकि वो दर्द सहकर भी लड़ रहा है।